हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सब बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारे प्यारे गुड मॉर्निंग। सब बच्चे फटाफट से एक बार प्रेजेंस जाहिर करो अपनी, जो जो आ चुके हैं। एक बार मुझे पता चले कि कौन कौन बच्चे आ चुके हैं। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना आज नया चैप्टर, और वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। और चैप्टर का नाम है कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैं रुका हुआ हूँ, एक बार फिर से वेट कर रहा हूँ कि भाई एक बार पता चले कौन कौन बच्चे आ चुके हैं। तब तक मैं जरा चैप्टर का नाम डाल दूं। गुड मॉर्निंग शुभम। गुड मॉर्निंग बेटा जितेंद्र। आइए जी, तो हमारा जो ये चैप्टर है जिसका नाम है कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या नाम है बेटा? कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटे बाकी बच्चे भी प्रेजेंस जाहिर करो, जो जो बच्चे आ चुके हैं क्लास में, एक बार मैसेज करके अपनी प्रेजेंस जाहिर करो, और एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दो आप लोग, बाकी बच्चे लोग, कि हाँ भाई सर क्लास शुरू कर चुके हैं। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ फिर। ये हमारा है ग्रुप 2 जी। चलिए शुरू करते हैं। आइए, तो वर्ड है बेटा कॉन्सोलिडेशन। कॉन्सोलिडेशन का आप अगर देखेंगे मीनिंग, तो कॉन्सोलिडेशन का मतलब होता है जोड़ना। कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जरा एक बार डिक्शनरी मीनिंग देखें, सिंपल सा। तो बेटा कॉन्सोलिडेशन का मतलब क्या होता है बेटा? इकट्ठा, इकट्ठा, या कहें तो कंबाइंड। पहले जरा तरीके से लेते हैं चैप्टर को। बिल्कुल शुरुआत जो है हमारी वो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है हर चैप्टर की। ऐसे बेटे इस चैप्टर में भी है, एक बात पक्की है, मैं आपको बता दूं कि अकाउंट वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर किसी को बोला गया है तो दो चैप्टर हैं। एक है बेटा अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, और दूसरा है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको बोलते हैं होल्डिंग सब्सिडी कंपनी के नाम से भी इसको जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा? होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ध्यान से समझना मेरी बात को। आप पूछ के देखना कभी भी अपने सीनियर से, जितने भी आपके सीनियर फ्रेंड्स होंगे जो पढ़ रहे होंगे, या जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके टच में हो, आप एक बार पूछ के देखना कि अकाउंट्स में सबसे मुश्किल चैप्टर कौन सा है। पहले तो कहेंगे अकाउंट्स मुश्किल है ही नहीं, और होती भी नहीं है। लेकिन अगर किसी ने थोड़ा सा भी, जरा सा भी अगर कॉम्प्लिकेटेड बताया है, तो वो दो ही चैप्टर को बताया, या तो अमालगमेशन ऑफ कंपनी या फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आइए, ये बातें थोड़ा सा मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है अगर हम तरीके से करें, सिस्टमेटिकली करें। जैसे आपने अमालगमेशन किया इससे पहले, फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया, आपने बड़े सिस्टम से क्लास की। वहां पर आपने अमालगमेशन में देखो क्या क्या किया था। सर आप अमालगमेशन की याद क्यों दिला रहे हो? बेटे बहुत सारी बातें अभी जो यहाँ पर अमालगमेशन वाली एज इट इज आपके काम आने वाली है, क्योंकि वहां पे आपने जम के मेहनत की, वो सारी मेहनत यहाँ पे काम आएगी आपको। अच्छा सर बताओ सर, आपने अमालगमेशन में कैसे कैसे किया था? वहां भी तो हम जोड़ रहे थे ना, वहां भी तो हम जोड़ रहे थे ना। हाँ सर, आपने पहले पीसी की प्रैक्टिस की, वहां पर एक तरह से सारे क्वेश्चन धो डाले, फिर वेंडर कंपनी की अकाउंटिंग धो डाली, फिर परचेजर कंपनी की अकाउंटिंग धो डाली, उसमें भी अलग अलग मेथड से धो डाली, फिर बैलेंस शीट भी आपने साथ साथ बनाई थी। तो आपने एक बड़े सिस्टम से क्लास की और आपको पता ही नहीं चला कि इसका नाम कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर भी सुना है। ऐसे बेटे इस चैप्टर का भी नहीं पता चलेगा, बस चलेंगे स्टेप बाय स्टेप सिस्टम से। तो आइए जरा मैं आपको पहले बता दूं कि यहां पर हम लोग कैसे काम करेंगे। एक छोटा सा बॉक्स बनाना है सब बच्चों को, एक छोटी सी इंडेक्स बनानी है इस चैप्टर में, जो हमें सिस्टम बताएगी कि इस चैप्टर को पढ़ने का क्या तरीका है सिस्टमेटिक, जिससे कि हमें चीजें बड़ी आसान लगे। आइए जरा, सबसे पहली बात जो हम इस चैप्टर में करेंगे वो क्या करेंगे भाई? हम बात करेंगे सबसे पहली बात, यहां पर
हम करेंगे जी यहां पर सबसे पहली बात बेसिक, क्या कहा मैंने, बेसिक फंडामेंटल ऑफ, या बस बेसिक फंडामेंटल, मतलब यहां पर इस चैप्टर के भी कुछ बेसिक हैं। जैसे अकाउंट्स में आगे बढ़ने से पहले कुछ जनरेंटरीज होती हैं, यहां पर जनरेंटरी नहीं होंगी, लेकिन मैं आपको एक फ्रेमवर्क में लेके आऊंगा धीरे धीरे। अच्छा सर, फिर बेटा दूसरा नंबर जो हमारा यहाँ पे रहेगा वो हमारा किस चीज का रहेगा जी। फिर यहाँ पर मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो मैं आपको कुछ थोड़ा सा थ्योरी बताई, फिर साथ में उसका एग्जाम्पल दिया, समझाया, फिर ऐसी कुछ थोड़ी बताई, फिर उसका थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया, ऐसे समझाया। इस तरह से हम लोग यहाँ पर चलेंगे। और जब हमारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, फिर उसके बाद में नंबर थर्ड, फिर हम आएंगे जी अपने क्वेश्चंस पर, फिर आएंगी हमारी क्या, फिर आएगी हमारी बुक, फिर बुक की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ध्यान रखना बुक में क्या क्या शामिल है आपको पता है। स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चन है हमारे सारे सारे बेटे ICAI, क्या कहा, ICAI स्टडी मैट, फिर प्लस और क्या चीज है इसमें बेटे, पास्ट के, क्या कहा मैंने, पास्ट के एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। मतलब आपको कुछ नहीं, सब कुछ बेटे क्लास में ही होगा, बस आपको ध्यान रखना होगा कि हमारा सीक्वेंस क्या होगा, बस इतना सा ध्यान आपको रखना होगा। अच्छा सर बस सीक्वेंस ध्यान रखना होगा, बाकी सब आप कराओगे, हाँ मैं कराऊंगा। थोड़ी सी थ्योरी इसमें जाननी जरूरी है। हर चीज के लिए पहले एक लॉ होता है, और उस लॉ की कुछ बातें हैं जो हमारे अकाउंट्स में काम आती हैं, और बिना उसके आगे बढ़ना मतलब एक चैप्टर को आधा अधूरा पढ़ना है, और फिर कॉन्फिडेंस भी नहीं आता जी, है ना। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग इन्हीं सब बातों के साथ में। आइए जी हम लोग करते हैं जी शुरू। तो आइए बेटा सबसे पहले हम बेसिक फंडामेंटल की बात करते हैं। बेसिक फंडामेंटल, तो सारे बच्चे फटाफट से एक हेडिंग बनाएंगे यहाँ पर, क्या, बेसिक एक मिनट भाई, ये क्या हो गया, एक मिनट भाई, एक मिनट, एक मिनट भाई, एक मिनट रुकिए। हाँ तो क्या कहा मैंने, सबसे पहली बात आएगी यहां पर बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ दिस चैप्टर। बेटे होता क्या है, कई जगह पर हम वर्ड सुनते हैं कंसोलिडेशन। सबसे पहले इस वर्ड को क्लियर करना है। आइए जरा एक हमें चार्ट बनाना है। अब यहां पर एक आप हेडिंग डालेंगे सबसे पहले यहां पर कंसोलिडेशन। बेटे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की भी कंबाइंड रीडिंग यहां पर होती है। तो पहले ना आप एक चार्ट बनाओ, जब आप चार्ट बना लोगे तो आप समझ पाओगे कि मैं यहां पर क्यों आपको ये पहले बेसिक क्लियर करता हूं। तो हेडिंग डालिए फटाफट से, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा ये मैं अभी एक मैसेज छोड़ दूं पहले, कहीं ऐसा ना हो कि मिस हो जाए। ये जो हमारी क्लास है ये सब बच्चों के लिए है, जो भी बच्चा जिसके भी सिलेबस में ये चैप्टर है। क्या मतलब, एक तो जी अभी सीए इंटर वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, सीए इंटर ग्रुप 2 एडवांस अकाउंट, ठीक है। फाइनल के ओल्ड सिलेबस की बात तो खैर अब नहीं रही, वरना फाइनल के ओल्ड सिलेबस में सेम चैप्टर है। रिकॉर्डिंग में मैसेज छोड़ दूं, कोई बच्चा रिकॉर्डिंग में पढ़ रहा तो उसको मैसेज मिल जाए। जो सीएस एग्जीक्यूटिव है, सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे भी यही क्लास करेंगे, क्योंकि बेटे वहां पर भले ही प्रैक्टिस हमारी सीएस एग्जीक्यूटिव में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव होती है, लेकिन बिना डिटेल के इस चैप्टर को ऑब्जेक्टिवली प्रैक्टिस किया भी नहीं जा सकता। तो पहले तो सारे चैप्टर हमारे एज इट इज होंगे सीए इंटर वालों के साथ में, ठीक है। आइए जरा, तो मैं बात करता हूं बेटे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हम बात करते हैं। तो ओवरऑल जो है कहां कहां पर ये वर्ड हम अकाउंट्स में देखते हैं, कई जगह पे देखते हैं, तो हम इस वर्ड से ना बड़े परेशान हो जाते हैं कई बार कि यार इसका नाम भी कंसोलिडेटेड, उसका नाम भी कंसोलिडेटेड। आइए जरा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंसोलिडेशन कई जगह पे देखने को मिलता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करते हैं जिसका नाम है क्या, ध्यान से बेटे, जिसका नाम है क्या, अमालगमेशन
ऑफ कंपनीज। सबसे पहले तो यहां पर जहां पर हमने बात की थी, क्या हमने कुछ बातें की थी यहां पर? हाँ, क्या क्या की थी बोलो? हमने पढ़ा था जो एक्स लिमिटेड है। हाँ जी, अगर बेटे सीएस वालों ने अभी नहीं पढ़ा तो डोंट वरी, उनके लिए भी मैसेज छोड़ दूं, आप इतनी बात से समझ जाएंगे। एक्स लिमिटेड है प्लस वाई लिमिटेड है, दोनों कंपनियां मिलाकर के बन गई एक्स वाई लिमिटेड। दो कंपनियां आपस में जुड़ गई, दोनों कंपनियों ने अपने एग्जिस्टेंस छोड़ा, दोनों कंपनियां खत्म होकर के एक नई कंपनी बनाती हैं। यहां पर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जोड़ा जाता है, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेट किया जाता है। यहां पर भी वर्ड कई बार यूज होता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नई कंपनी, परचेजर कंपनी। आइए जरा, कभी कभी क्या होता है, एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को खरीद लेती है, जैसे मान लिया एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को खरीद लिया, तो वहां पर एक्स लिमिटेड परचेज करती है वाई लिमिटेड को, तो यहां पर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंसोलिडेशन होता है, यानी कि वाई लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्योंकि एक्स लिमिटेड ने खरीद लिए तो वो कंसोलिडेट कर दिया जाता है कहां पर? एक्स लिमिटेड में। हाँ जी, आइए जरा आगे बढ़ते हैं बेटे। दूसरा जो है यहां पर वो क्या है बेटा? दूसरा जो है नेक्स्ट, अकाउंटिंग फॉर ब्रांच। क्या कहा? एक बेटा ब्रांच का एक चैप्टर आता है, हालांकि वो सीएस वालों को नहीं पढ़ना होता, सीए इंटर वालों ने फर्स्ट ग्रुप में पढ़ा था। तो वहां पर आप देखोगे, वहां पर एक डोमेस्टिक कंपनी थी। कौन थी बेटा? एक हेड ऑफिस था। क्या था बेटा? हेड ऑफिस। मैं इसको बोलूंगा हेड ऑफिस। उसकी ब्रांच थी बेटे, बेटा बहुत जरूरी है इन वर्ड्स को क्लियर करके आगे बढ़ना, ठीक है? उसकी दो तरह की ब्रांच थी। एक थी बेटे डोमेस्टिक ब्रांच और दूसरी थी फॉरेन ब्रांच। मैं बात कर रहा हूं तब जब ये इंडिपेंडेंट ब्रांच थी। इंडिपेंडेंट ब्रांच थी, किसी बच्चे ने पढ़ा होगा फर्स्ट बुक में, फॉरेन वाली इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो ऐसे केस में हो क्या रहा था, हेड ऑफिस को अपने यहां पर एक कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रखे थे, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनती थी, कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस बनता था। मतलब हाँ बेटा बिल्कुल सही शुभम, वेरी गुड, यही मैं आपको बता रहा हूं, सारा लिंक करके पढ़ेंगे शुभम, ऐसी बजाएगा देखो। तो कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो भी बनाते थे, जिसको हम कंबाइंड बैलेंस शीट, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बोलते थे, तो सीबीएस बोलते थे, कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हेड ऑफिस को ओवरऑल रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी कि भाई हेड ऑफिस खुद अपने आप क्या खा कमा रहा है, कितना उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और प्लस ब्रांच के बैलेंस शीट को भी, ब्रांच के ट्रेडिंग पीनल, ब्रांच के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी वो अपने यहाँ पर हेड ऑफिस के साथ में अपने यहाँ पर जोड़ करके दिखाता था, कहता था एक ये हो गया जी कंबाइंड। तो कंसोलिडेशन वर्ड पहले जरा कई जगह पे बच्चों को बड़ी दिक्कत करता है, तो जो उलझन वाले चीजें हैं पहले जरा उनको सुलझा लें ताकि हम उसमें कभी ना उलझे। आइए जरा अगली बात करता हूं जी, अगली बात करता हूं। फिर आगे यहां पर जो आता है वो क्या आता है जी? और भी चीजें आती हैं, आइए जरा देखिए, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, किसमें? इन, देखिए, जॉइंट वेंचर्स। भले ही आपको नहीं पढ़ना है पर फिर भी
मैं अपनी तरफ से काम पूरा कर देना चाहता हूं ताकि कल को आप जब चार्टर्ड बने तो आप एक अच्छे चार्टर्ड बने जिसको कोई दिक्कत ही ना हो। बेटा ये बातें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 के अकॉर्डिंग डील होती है, ठीक है ना। जॉइंट वेंचर्स में कैसे अकाउंटिंग की जाती है हमने फाउंडेशन में पढ़ा था। तो ये इन्वेस्टमेंट ही तो है एक जॉइंट वेंचर में। यहाँ पर भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ कंसोलिडेशन की बातें होती हैं। आइए जी मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। आइए जरा, लो जी, हाँ जी। तो आगे बात हमारी चली और यहाँ पर बात पहुंची। थोड़ा सा धीरे में इसलिए ले रहा हूँ कि ताकि ना कोई और बच्चा भी आना हो तो अभी आ जाए साथ में। आइए जी, नंबर 4, नंबर 4 फिर हमारे हमारी अकाउंटिंग लिखिए, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। एसोसिएट्स इसके बारे में हमें अकाउंटिंग सिखाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23। अब मैं आपसे कुछ बात बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना। जॉइंट वेंचर की मैं बात करूं तो भाई हमने वहां पर जैसे टेम्परेरी रूप से की गई पार्टनरशिप, हमने किसी के साथ पार्टनरशिप की तो थोड़ा सा हमने पैसा वहां पे लगा रखा है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वहां पे होते हैं। तो उस केस में हमारा उस जॉइंट वेंचर में कितना हिस्सा है उतना पार्ट, कितना उसकी एसेट्स में हिस्सा है आपको पता है ना, आपने पढ़ा था जॉइंट वेंचर में। अच्छा जॉइंट वेंचर तो पर सीए फाउंडेशन से तो हट गया है, कोई बात नहीं। चलिए मैं एक बात बताता हूँ छोटी सी। टेम्परेरी रूप से की गई पार्टनरशिप जॉइंट वेंचर कहलाती है। समझ लो जैसे पार्टनरशिप की अकाउंटिंग होती है ऐसी छोटी सी यहाँ पर पार्टनरशिप टाइप से होती है ना। बस फर्क इतना रहता है, एक पार्टिकुलर काम करने के लिए पार्टनरशिप होती है तो जॉइंट वेंचर कहलाती है। जब एक सीरीज है ऊपर, एक काम के बाद दूसरा काम, दूसरे काम के बाद तीसरा काम, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। आइए जरा, मतलब उसमें हर काम करने पे ये नहीं कहना पड़ेगा चलो भाई हम इसके लिए पार्टनर हैं। और जॉइंट वेंचर में क्या, एक काम निपटाया बस हमारी पार्टनरशिप यहीं पे खत्म, ऐसा होता है। पर उसकी अकाउंटिंग बिल्कुल ऐसी होती है। तो उस पर हमारी अकाउंटिंग जो होती है जॉइंट वेंचर में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 की तरह से होती है। हमारे वहां पर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ कंसोलिडेशन वाली बातें होती है, अकाउंट्स को जोड़ने वाली बातें होती है। बेटे कल को सीए बनोगे और ये बात आपसे चूक गई, आपको पता है आजकल सीए के सिलेबस में जॉइंट वेंचर चैप्टर कहीं देखने को नहीं मिल रहा, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है चीज। ये चीजें रहनी चाहिए थी, हमारे यहाँ से हटा दी गई है। कोई बात नहीं, आपको मैं सारी बातें बताऊंगा। AS23 बात करता है एसोसिएट्स की। एसोसिएट्स क्या हुआ सर? देखो जी, हम कहीं पर पैसे में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हाँ करते हैं। आप लोग भी सुना होगा कि भाई हम लोग शेयर्स खरीदते हैं कहीं पर, हाँ सर बिल्कुल सुना है। तो शेयर्स खरीदने में आपका क्या है, एक इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के पीछे हाथ धो के पड़ गए कि भाई साहब ये तो भाई साहब कंपनी पे तो मेरे को होल्ड करना है, बहुत बढ़िया कंपनी है, और आपने पैसे लगाते गए लगाते गए लगाते गए, उस कंपनी में ही जी रहे। आपने कहा पता है इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया, आपने बेटे इन्वेस्टमेंट कर दिया 20 से 50% के आसपास आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ऐसे केस में आप कहलाते हैं कि आप उस कंपनी के एसोसिएट्स हैं, आप उसके कंपनी के साथ में एक तरह से पार्टनर हैं, बड़े लेवल के मेजर शेयर होल्डिंग है आपके पास में, तो आप कहलाते हैं उसके एसोसिएट्स। बात समझ में आ रही है? आइए जी, ऐसे केस में भी हमारे स्टेटमेंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ चीजें हैं जो इस तरह की बातें होती हैं जहां पर जोड़ करके दिखाया जाता है। मैं अगली बात करता हूं, नेक्स्ट नंबर 5। नंबर 5 फिर बारी आती है हमारी जो जिस चैप्टर के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। लीजिए हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए फटाफट से। अकाउंटिंग फॉर अकाउंटिंग फॉर होल्डिंग एंड सब्सिडियरी, बल्कि इसको सही नाम लिखूंगा मैं, अकाउंटिंग फॉर होल्डिंग कंपनीज। मैं एकदम सही नाम लिख रहा हूं यहां पर जो होना चाहिए, होल्डिंग कंपनीज consolidated फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या मतलब सर? मैं आपको पहले बात बताता हूं कुछ। अगर हम किसी कंपनी पर होल्ड करना चाहते हैं, डिपेंड करता है हमारी इंटेंशन क्या है।
तो हम उस कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स अगर खरीद लें तो हम उस कंपनी पर होल्ड करने लगते हैं, यानी कि वहां पर डिसीजन मेकिंग सिर्फ हमारी ही चलेगी। किसकी चलेगी? सिर्फ हमारी चलेगी। अब ऐसे केस में होगा क्या, वो कंपनी जिस पर हमने होल्ड किया है वो कहलाएगी क्या? वो कहलाएगी सब्सिडरी, और हम क्या कहलाएंगे उसके लिए? होल्डिंग कंपनी। क्या कहलाएंगे बेटा? हम होल्डिंग कंपनी। आइए मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूं। मैंने आपके यहाँ पर, अच्छा ये चलिए ये तो बात अलग है, रुकिए, इसका मतलब बुक खुली हुई, एक मिनट रुकिए। मैंने आपके यहाँ पर जो बुक है उस बुक में मैंने एक पिक्चर डाल रखी है। आपने अगर देखा हो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में तो आपको कुछ पिक्चर दिखाई देगी। ये रही जी, मैं आपके सामने स्क्रीन पे लेके आता हूँ उस पिक्चर को। ये लीजिए, आप अगर देखोगे तो यहाँ पर ये जो पिक्चर है ये अपने आप में इस चैप्टर के बारे में कुछ बात करेगी। क्या सर? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन ने होल्ड कर रखा है, होल्ड कर रखा है। क्या कर रखा है? बोलो बेटा। होल्ड कर रखा है इस पर्सन ने। और किस पे होल्ड कर रखा है? इस घोड़े का मैं नाम लिखता हूं, यह है सब्सिडियरी कंपनी। क्या है बेटा? सब्सिडियरी कंपनी। क्या है? बोलो। ये सब्सिडियरी कंपनी जिस कंपनी पे होल्ड करती है, कौन सी? ये वाली कंपनी। इस कंपनी का नाम है होल्डिंग कंपनी। मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपने इशारे पे चला रही है, अपने इशारे पे चला रही है कि तुझे इधर चलना है, उधर चलना है। ये कब होता है? ये कब होता है? जब एक कंपनी दूसरी कंपनी पे होल्ड कर लेती है, होल्ड कर लेती है। और जो कंपनी होल्ड करती है सामने वाली कंपनी पर, वो कंपनी कहलाती है होल्डिंग कंपनी। और वो सामने वाली कंपनी जिसके ऊपर होल्ड किया जा रहा है, ये घोड़ा, इस पिक्चर में घोड़ा, हाँ, ये कहलाएगी सब्सिडियरी कंपनी। सर ये होल्ड कैसे किया जाता है? सर ये होल्ड कैसे किया जाता है? मैंने कहा बेटे देखो, ये जो चाबुक है ना, चाबुक, हाँ, इस चाबुक को हमारे यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ये जो होल्ड करने का तरीका है, होल्ड करने का तरीका, होल्ड करने का तरीका कहां पे बताया गया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 87। हमारे यहां पर इस बात के लिए क्या कहा मैंने? होल्डिंग कंपनी के लिए लॉ ने, कंपनीज एक्ट 2013 में एक सेक्शन दिया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 87, कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 में यह बताया गया है कि आप जो है ना, किसी भी कंपनी पर, क्या कहा मैंने? कि किसी भी कंपनी पर आप जब होल्ड करते हैं तो किस तरह से कहा जाएगा कि भाई आप सामने वाले कंपनी की होल्डिंग कंपनी है। और इसी बात को फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। पहले मैं आपसे इतनी बात जानना चाहता हूं, क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है कि एक कंपनी जब दूसरी कंपनी पर होल्ड करती है तो होल्डिंग कंपनी, और सब्सिडी कंपनी वो होती है जिसके ऊपर होल्ड किया जाता है। मैं वेट कर रहा हूं जी आपके जवाब का। मुझे चैप्टर में स्टार्टिंग में बहुत धीरे लेके चलना है, क्योंकि ये चैप्टर तभी मुश्किल होता है जब बच्चा स्टेप बाय स्टेप आगे ना बढ़े। और मैं आपका एक भी स्टेप मिस नहीं होने दूंगा, बस आप मुझको कम्युनिकेट करते ना, 2 वे। बोलो बेटा। शुभम, जितेंद्र और जो भी बच्चे हैं क्लास में, प्लीज मुझे जल्दी से रिप्लाई दें। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है कि एक कंपनी जो दूसरी कंपनी पे होल्ड कर रही है वो बन जाती है होल्डिंग कंपनी? मतलब तांगे में जो पीछे बैठा है वो है होल्डिंग कंपनी, और जो तांगे में लगा हुआ है जिसके ऊपर होल्ड किया जा रहा है वो है बेटा सब्सिडी कंपनी। बोलो जी शुभम, जितेंद्र, बाकी बच्चे जल्दी से बताओ, मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का। है जी? यस, ओके। चलिए जितेंद्र, चलिए तो अब सुनिए मेरी बात। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें सबसे पहले पढ़ना है कि होल्डिंग कंपनी कब बनती है। सबसे पहली बात सेक्शन 287। फिर हमें पढ़ना है कि ये जो होल्डिंग कंपनी है, हाँ जी, इस होल्डिंग कंपनी को, हाँ जी, अपनी बैलेंस शीट जो है, अपनी इंडिविजुअल इसकी बेटे अपनी भी तो बैलेंस शीट होगी ना? हाँ सर, वो बैलेंस शीट तो इसकी अपनी बैलेंस शीट होगी, हाँ। इसको प्लस एक एक्स्ट्रा, क्या कहा? एक्स्ट्रा फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाने होंगे, जहां पर ये बताएगी ओवरऑल इसके पास में कितने का होल्ड है। देखो ध्यान से, जो इसके पास में अपनी चीजें हैं उसका तो होल्ड है ही है,
साथ में सामने वाली कंपनी पर भी होल्ड करती है, तो ओवरऑल इसके पास में कितने की वर्थ है, ये कितने का आदमी है, कितने का पर्सन है ये। आइए जरा, तो मैं कुछ बात यहां पर बता रहा हूं, ध्यान से सुनना कि कॉन्सोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वर्ड है, उसमें जब हम आते हैं यहां पर, असली जो यहां पर वर्ड है वो इसके लिए बना है, अकाउंटिंग फॉर कॉन्सोलिडेटेड, क्या अकाउंटिंग फॉर होल्डिंग कंपनीज कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि इसका मतलब क्या होगा। यहां पर बेटा ध्यान से क्या कहा, यहां पर मैं आपको कुछ चीज बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से। एक कंपनी होगी कौन, होल्डिंग कंपनी, कौन होगी बेटा, होल्डिंग कंपनी। और बेटा दूसरी कंपनी होगी कौन, सब्सिडियरी कंपनी, है ना। और पता है दोनों की अपनी अपनी बैलेंस शीट रही होगी, दोनों की अपने ट्रेडिंग पैनल होंगे, अपनी बैलेंस शीट होगी। सर बैलेंस शीट ऐसे थोड़ी ना होती है कंपनी की, हाँ बस थोड़ी देर के लिए समझ लो, जब तक हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसका तो हम बैलेंस शीट ऐसे बनाते रहेंगे ताकि हमारी बात जल्दी से दिमाग में आ जाए। बेटे इस कंपनी की बैलेंस शीट में होल्डिंग कंपनी ने क्या किया, सामने वाले के शेयर्स खरीद लिए, इसने अपने यहां पर एक इन्वेस्टमेंट किया। और किसमें किया, सामने वाली कंपनी की शेयर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया। बेटा देखो ये रही इसकी शेयर कैपिटल। सब्सिडियरी कंपनी क्या है, कंपनी है, उसकी भी अपनी शेयर कैपिटल है। हाँ, इस कंपनी ने सामने वाली कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, और वो भी शेयर्स कितने, 50% से ज्यादा। 50% तक बात हुई तो एसोसिएट्स बने रहे, और जब 50% से ज्यादा अगर हमारी होल्डिंग रहेगी तब जाकर के हमारी बात इसमें चलेगी जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। यानी सर कभी भी क्वेश्चन में 50% तक की बात नहीं बोली जाएगी, नहीं बेटे, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। लेकिन आपकी थोड़ा सा कंट्रोलिंग के पर्पज से आपको ग्रिपिंग रहे कि भाई हाँ हमारी होल्डिंग कब होगी, 50% से ज्यादा है, 50% तक एसोसिएट्स, और 20% से अगर कम हुआ तो सर फिर तो बेटे सिंपल जैसे इन्वेस्टमेंट होते हैं वैसे इन्वेस्टमेंट रहेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ की बात करूं कि सर अगर सर लेस देन 50% रहा तो क्या होगा सर, अरे बेटा फिर तो हम ना AS13 पढ़ के आए हैं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट। भले ही CS वालों ने नहीं पढ़ा हो, CA वाले तो पढ़ते ही हैं। सर फॉरेन सब्सिडी हो तो भी AS11 एक्सचेंज साथ यूज होगा ना, हाँ बेटा बिल्कुल, वो रूल सिखाएगा, क्योंकि उसका नाम क्या है, बहुत अच्छी बात पूछी है शिवम ने। आइए मैं उस बात को बोलता हूँ यहाँ पर, बोल करके समझाता हूँ, पहले ये बात पूरी करता हूँ। AS13 लगेगा तब जब 50% से कम की होल्डिंग रहेगी, ठीक है, 50% से कम की होल्डिंग रहेगी। और अगर वो होल्डिंग हमारी 20 से 50 नहीं, मतलब इसको कहें तो 20% से कम, 20% से कम अगर होल्डिंग है तो AS13 काम करेगा। 20% या उससे ज्यादा है तो 50% तक, तो बात कौन करेगा बेटा, ये करेगा यहाँ पर कौन करेगा, AS हमारा 23 बात करेगा। और जहां होल्डिंग 50% से ज्यादा होगी तो हमारे क्या हो जाएगी, हमारी बन जाएगी ये होल्डिंग कंपनी। अब मैं अगली बात पे आता हूँ, अब शुभम की बात पे आता हूँ। शुभम ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, क्या, तो पहले मैं जरा यहाँ पे एक बार लिख दूं ताकि आपको ना क्लियरिटी बनी रहे कि 50% से ज्यादा या 50%, भाई 50% से ज्यादा तब बनते हैं होल्डिंग। सर अगर सर ये बताओ, सर एक छोटी सी बात बताओ, क्या सर हमने ना फर्स्ट ग्रुप में एक चैप्टर पढ़ा था ब्रांच, हाँ सर आपने अभी समझाया चार्ट पर, हाँ कि वहां पर डोमेस्टिक ब्रांच होती है, वहां पर फॉरेन ब्रांच होती है। मैंने कहा सर आपको पता है और हमें भी पता है, हमने भी पढ़ा है फर्स्ट ग्रुप में, जिन्होंने CA वाले बच्चों ने पढ़ा है, हाँ, कि यहाँ पर इसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर जो ट्रायल बैलेंस होता है सर किसका बेटा, सर एक ट्रायल बैलेंस तो सर इसका होता है फॉरेन ब्रांच का। अगर सर ब्रांच खाली फॉरेन है, 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि सर डोमेस्टिक ब्रांच है, अच्छा, तो सर ऐसे केस में हेड ऑफिस का अपना भी तो ट्रायल चल रहा होता है ना। मैंने कहा हाँ बेटा, सर देखो जरा, ये रहा ट्रायल बैलेंस किसका, हेड ऑफिस का। सर हेड ऑफिस इंडिया में है, हाँ, तो सर इसकी तो सारी बातें रुपीज में है, हाँ बिल्कुल। ये बातें मैं इसलिए सारी रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अगर कोई बच्चा CS वाला सुन रहा हो साथ में CA वाले बच्चों की क्लास, क्योंकि दोनों बच्चों की क्लास है, तो उसको अजीब सा ना लगे कि अरे सर मेरे से भी तो बातें करो ना। तो सुनिए ध्यान से, हेड ऑफ, ये सिर्फ CA इंटर ग्रुप 1 में पढ़ा है बच्चों ने, तो CS वालों ने नहीं पढ़ा, तो सारे बच्चे सुन लेना जो अभी देख रहे होंगे लाइव में या बैकअप में।
हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस होता है रुपीज में, और फॉरेन जब ब्रांच होती है तो उसका ट्रायल बैलेंस होता है किसमें, डिफरेंट करेंसी में, अदर देन फॉरेन, मतलब अदर, अगर इंडियन हेड ऑफिस है तो ब्रांच होगी फॉरेन में। हाँ, तो जब जोड़ेंगे दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां पर हेड ऑफिस को एक एक्स्ट्रा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं और यहां पर इसको ओवरऑल जोड़ करके दिखाना होगा, इकट्ठा कर देगा ये ट्रायल बैलेंस दोनों का, जिसमें रुपीज होंगे हेड ऑफिस के। हाँ, तो क्या इसमें हम डॉलर जोड़ सकते हैं? नहीं। तो हमें यहां पर डॉलर को ना, हमें इस ट्रायल बैलेंस को, जो ब्रांच का ट्रायल बैलेंस, उसको कन्वर्ट करना हुआ करता था। इसको किसमें कन्वर्ट करते थे? हम इसको ना कन्वर्ट करते थे किसमें, रुपीज में कन्वर्ट करते थे पहले। वहां के ट्रायल बैलेंस को, ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को रुपीज में कन्वर्ट करके तब हेड ऑफिस के साथ जोड़ करके कंबाइन करते थे। और इस बात को सिखाता था कौन हमें, किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। AS11 हमें सिखाता है किस किस रेट पर किस किस आइटम को कन्वर्ट किया जाता है, और ये भी सिखाता है AS11 कि अगर एक्सचेंज रेट का डिफरेंस आ जाए तो हम उसकी अकाउंटिंग क्या करेंगे। तो ये बातें हमारे कौन बताता है, AS11। आइए अगली बात करते हैं। सर ऐसी बात अगर होल्डिंग सब्सिडी में हुई तो क्या AS11 फिर से हेल्प करेगा? बिल्कुल करेगा बेटे। AS11 तो बना ही इसलिए है कि वो इफेक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, जो चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स है, उनके बारे में बात करें। अब वो उनके बारे में बात, वो चाहे कोई भी पूछ ले उससे, मतलब समझ लो ये तो भाई साहब मंदिर का पुजारी है, अब वहां पे जाकर के कोई भी किसी भी भगवान की पूजा उनके थ्रू करवा ले। तो AS11 कुछ इस तरह का ही है। आइए जी, मैं अगली बात करता हूँ। ठीक है बेटा शुभम, बात का जवाब मिल गया। मैं बहुत धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में कुछ दुविधाएं हैं जो बच्चों को बाद में आती हैं, उस टाइम पे नहीं आती। उस टाइम पे तो क्वेश्चन की धुन चल रही होती है, बच्चा बाद में फंसता है, तो वो मैं नहीं चाहता। तो चलिए आइए बात करते हैं। तो हमने बात की कि यहाँ पर जो होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं। ध्यान से बेटा, किसको बनाने होते हैं बोलो, यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी क्या करना होता है सर, यहाँ पर बेटे इसको एक्स्ट्रा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं, जिसको हम बोलेंगे कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं। मैं कह सकता हूं दोनों की बैलेंस शीट को जोड़ करके जो बैलेंस शीट बनेगी कहलाएगी कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। मैं इसको एक नाम देता हूं, कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कौन बनाएगा बोलो, ये होल्डिंग बनाएगी सर। तो होल्डिंग के ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है कि होल्डिंग तुम्हें ओवरऑल रिपोर्टिंग करनी होगी। ठीक वैसे जैसे इनकम टैक्स में क्या होता है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है ना, उसको क्या होता है, उसके लिए सारी इनकम टैक्सेबल होती है। इंडिया में अर्न इन इंडिया तो है ही, है ना, रिसीव्ड इन इंडिया भी है, साथ में क्या फॉरेन में कहीं भी एनीवेयर इन द वर्ल्ड वो कहीं भी कमाए, अगर वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है तो क्या होता है, उसकी सारी इनकम यहीं पे टैक्सेबल हो जाती है ना, तो उसको ओवरऑल इनकम बतानी पड़ती है। ठीक वैसे बेटे ब्रांच के केस में भी था, हेड ऑफिस को ओवरऑल दिखाना होता है कि पूरा बिजनेस का जो हिसाब किताब है क्या है। ऐसे ही बेटे यहाँ पर जब एक कंपनी दूसरी कंपनी पे होल्ड करती है, किसी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स खरीद लेती है, वोटिंग पावर वाली, कंट्रोल कर लेती है सामने वाली कंपनी पर, तो ऐसी कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कंबाइंड पोजीशन बतानी होती है। और वो क्यों बतानी होती है, ताकि उसकी ओवरऑल वर्थ पता चले कि उसकी ओवरऑल वर्थ क्या है। तो ऐसी कंपनी के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना है, और इनको जो एक्स्ट्रा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं ये बेटे इमेजिनरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। क्या होते हैं बोलो, ये होते हैं बेटा इमेजिनरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इमेजिनरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर इमेजिनेशन करेंगे क्या हम इस चैप्टर में? हाँ बेटे, बस उसे लिख के करेंगे, ध्यान से सुनना। यानी कि ये फेयर में नहीं, मतलब ये देखा जाए तो एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग है, ठीक है, इनको एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग करनी होगी। पहले मुझे इतनी बात बताओ, ये बात समझ में आ गई? अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 तो ये कहता है कि भाई किसको बोलते हैं होल्डिंग, किसको बोलते हैं सब्सिडी। हम कब बोलते हैं भाई किसी पर कंट्रोल आ गया है ना, किसको बोलते हैं होल्डिंग सब्सिडी, ये बात तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 ने बताई। अच्छा, सेक्शन 129 भी कुछ बात करता है, ध्यान से रखना। सेक्शन 129 का भी हमारे यहां पर रूल आता है। सेक्शन 129 क्या कहता है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, वो कहता है कॉन्सोलिडेट करो, कॉन्सोलिडेट करो बेटा, ये सेक्शन ये बोलता है। और सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 क्या बोलता है बेटा, बाद में ना बच्चे उलझ जाते हैं, मैं पहले लिख के बता रहा हूं यहां पर। वो कहता है किसको बोलते हैं, क्या, कब, व्हेन, कब हम बोलेंगे कि होल्डिंग
और सब्सिडरी का रिलेशनशिप आ गया, कब हम कह सकते हैं कि भाई वो होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी है? हम ये बात कब कह सकते हैं? ये बात हमें कौन सिखाता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 यहाँ पर बातें बताएंगे कि भाई किसको बोलते हैं होल्डिंग सब्सिडरी। और बाद में सेक्शन 129 कहता है कि भाई साहब कंसोलिडेशन करो, लेकिन कंसोलिडेशन करते कैसे हैं? कंसोलिडेशन करते कैसे हैं वो सिखाएगा हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। वो बताएगा हाउ टू कंसोलिडेट, हाउ टू डू अकाउंटिंग फॉर कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर होल्डिंग एंड सब्सिडियरी। कि होल्डिंग सब्सिडियरी के केस में जो होल्डिंग को एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग करनी है, वो कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो रिपोर्टिंग करनी है, उसके लिए अकाउंटिंग कैसे करें कि होल्डिंग के यहाँ पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाए। मैं वेट कर रहा हूँ जी। पहले मुझे शुभम, जितेंद्र, जो भी बच्चे हैं क्लास में, प्लीज मुझे एक बार यहाँ तक रिप्लाई चाहिए। देखो आपका 2 वे कम्युनिकेशन मस्ट है, समझ लो मैंडेटरी है। जल्दी से बताओ बेटे, क्या यहाँ तक सब ओके है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है अच्छे से? मनीष तुम भी हो क्लास में, जल्दी बोलो, मैं वेट कर रहा हूँ जी। मुझे प्लीज साथ साथ रिप्लाई चाहिए आपका। क्या ये बात समझ में आ गई कि इन तीनों सेक्शंस में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि बच्चा ना इनमें मिक्स कर देता है, फिर कहता है चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है। और उसका सिर्फ एक ही तरीका है बेटा, पहले ना सारे के सारे चीजें एकदम खोल खोल के रखो कि भाई ये चीज ये कह रही है, ये चीज ये कह रही है, और हमें क्या करना है, पहले ये क्लियरिटी अपनी रखनी चाहिए। तो जितेंद्र कह रहे हैं क्लियर सर। शुभम बेटा आप भी बताओ, और बाकी बच्चे भी जो भी हों क्लास में प्लीज मुझे बताओ। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं यहाँ पर। सबसे पहले हमें ये जानना है कि होल्डिंग सब्सिडी कहते किसे हैं। सर वो पिक्चर हमारे याद आ गई, कौन से वाली? सर वही वाली जो अभी आपने दिखाई थी स्क्रीन पे। कौन से वाली? तांगे वाली। हाँ, तांगे वाली। कि एक कंपनी दूसरी कंपनी पर होल्ड करने जा रही है, दूसरे की लगाम पकड़ने जा रही है, दूसरे की लगाम पकड़ने जा रही है, तो ऐसी कंपनी बन जाएगी होल्डिंग कंपनी, क्योंकि सामने वाले को अपने इशारों पे नचाएगी, उस पर कंट्रोल कर लेगी सर, कंट्रोल कर लेगी। और वो कंपनी जिस पर ये होल्ड किया जाएगा, वो घोड़ा, वो बन जाएगी कंट्रोल की जाने वाली कंपनी, जिसको कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई अपने इशारों पे नचा रहा है। हाँ, तो वो बन जाएगी बेटा क्या? सब्सिडरी कंपनी। शुभम यस सर, सब क्लियर है, मैंने ग्रुप 1 किया है तो मुझे समझ आ रहा है अभी। अच्छा, ग्रुप 1 नहीं भी किया है तो भी बेटे समझ में आना चाहिए, है ना? जिस बच्चे ने ग्रुप 1 नहीं किया है तो भी समझ में आना चाहिए। मैं तो आपका लिंक बना रहा हूँ, बस जिन बच्चों ने ग्रुप 1 में किया। चलिए अब बातें करते हैं, ये आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब सवाल ये है कि हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 सबसे पहले पढ़ेंगे कि भाई हम कब बोल सकते हैं कि कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी की होल्डिंग है, या दूसरी कंपनी इसकी क्या है बेटा? सब्सिडियरी है। ठीक है, आइए जरा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं जी कहां पर? बहुत धीरे धीरे चलना है, शुरू की 2 क्लास पैदल पैदल ले लो, फिर पूरी स्पीड से भागना। तो हेडिंग डालेंगे फटाफट से, सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मजा आएगा आपके साथ ये चैप्टर पढ़ने में। आइए जी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। चलिए जी, ये क्या कहता है जी? ये कहता है कि देखो भैया, बहुत सीधी सी बात है, लिखो, पहले लिख लो। लिखा दूं? हाँ लिखा दूं। तो मैं टाइप करके लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छा लगे, समझ में आए। लिखिए फटाफट। एक कंपनी becomes the subsidiary of another company if एक कंपनी दूसरी कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी कहलाएगी अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो। अच्छा सर, हाँ,
अगर ऐसा है तो चलिए जी बताइए फिर क्या है वो सर ऐसा। अगर ऐसा है तो ध्यान से, सबसे पहली बात, अगर ये वाली बात हो गई तो क्या, लिखिए ए पॉइंट, दैट अनदर कंपनी, दैट अनदर कंपनी मतलब जो होल्डिंग कंपनी है, वो होल्डिंग कंपनी मतलब एक कंपनी में मेरा नाम सब्सिडरी हो जाएगा अगर वो दूसरी कंपनी जिसको मैं होल्डिंग बोलने जा रहा हूं, वो दैट अनदर कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन, द कंपोजिशन ऑफ इट्स बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर ये क्या बता दिया आपने? हाँ बेटा, कुछ बातें हैं जो अभी आपको पता चलती जाएंगी। हम कह रहे हैं क्या, एक कंपनी दूसरी कंपनी की सब्सिडी बन जाएगी अगर सामने वाली कंपनी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे कंट्रोल कर रही है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डिजाइन करने में पूरा उसका कंट्रोल है। यानी कि सामने वाली कंपनी में डायरेक्टर कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा अगर वो कंपनी डिसाइड कर सकती है, तो ये वाली कंपनी जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कोई और कंट्रोल कर रहा है, यहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करने की पावर किसी और के पास में है, तो ये कंपनी उस कंपनी की सब्सिडी कंपनी बन जाएगी। आइए जरा, और मतलब इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, इन सब के बीच में क्या है बेटा, और जैसे इनकम टैक्स में आप लोग डेफिनेशन पढ़ते होंगे ना रेजिडेंट की, हाँ 4 साल में ये वो वगैरह वगैरह, हाँ वैसे बेटे यहां पर भी डला हुआ है। बी सेकंड कंडीशन क्या है सर? सेकंड कंडीशन आइए जी, या फिर मतलब पहले वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, या फिर दैट, या फिर दैट अनदर कंपनी, कोई जल्दी नहीं जी, तसल्ली से करना है, होल्ड्स मोर देन हाफ ऑफ टोटल शेयर कैपिटल विद वोटिंग पावर। अगर भाई साहब वोटिंग पावर वाली जो शेयर कैपिटल है उसके 50% से ज्यादा शेयर किसी और के पास में चले गए तो भी ये कंपनी दूसरी कंपनी की सब्सिडी बन जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सी पॉइंट, सी पॉइंट, अगर ऐसा हो तो भी, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। क्या सर बताओ? मैं पहले बी पॉइंट की बात करूंगा, ए पॉइंट की बात नहीं करूंगा, पहले बी पॉइंट की बात करूंगा। क्या सर बताओ? और यहां पर स्पेस छोड़ देंगे, है ना? तो मैं बात करता हूं, आइए जरा एक एग्जांपल लिखेंगे पहले इसके बारे में। एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, बहुत धीरे धीरे चलना है, कोई जल्दी नहीं करनी, कोई जल्दबाजी नहीं है। बताओ सर बताओ। एच लिमिटेड, एच लिमिटेड, मैं अपने यहां पर होल्डिंग कंपनी का नाम एच लिमिटेड से रेफर करूंगा एग्जांपल्स में, और सब्सिडी कंपनी का नाम एस लिमिटेड रखा करूंगा। एस लिमिटेड परचेज्ड 51,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, while total shares of S Limited is equal to total equity shares, total equity shares of S Limited is equal to कितने भाई? 1 लाख
हाँ जी, एक्सप्लेन वेदर एच लिमिटेड इज होल्डिंग होल्डिंग और नोट। भाई ये बताना है आपको कि ये होल्डिंग है कि नहीं, जो एच लिमिटेड है। लिखिए आंसर, सिंस मोर देन 50%, क्या कहा, मोर देन 50% ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड इज with the एच लिमिटेड। क्योंकि भाई 50% से ज्यादा शेयर्स किसके पास में है, एच लिमिटेड के पास में। वेरी गुड बेटा शुभम, बिल्कुल। हेंस वी कैन से दैट एच सॉरी वी कैन से एस लिमिटेड इज सब्सिडियरी कंपनी ऑफ एच लिमिटेड as per section 2 सबसेक्शन 87 है ना। देखो कितना आसान। सबसे पहले तो ये डिसाइड करो भाई साहब कि भाई वो जो है होल्डिंग सब्सिडी के रिलेशनशिप में ये लोग हैं या नहीं। सबसे पहली बात तो ये। तो एक तो है बेटे जब वोटिंग पावर पर बात करती है 50% से ज्यादा। आइए दूसरी बात करते हैं। लिखिए एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या सर बताओ, दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। एक्स लिमिटेड, मैं इसका नाम चेंज करता हूं, एक्स लिमिटेड हैज पावर टू अपॉइंट द डायरेक्टर्स of Y Limited। Explain whether there is any relationship of both companies। आइए जी, आंसर। जरूरी है, बहुत जरूरी है इन सब चीजों के बारे में बात करना और सिस्टमेटिकली बात करना। यस यस, क्या है भाई रिलेशन? एज सिंस एक्स लिमिटेड is having power to compose board of directors of Y Limited। ध्यान रखना, शुरू के लेक्चर्स डिसाइड करेंगे, तुम्हारे 2 लेक्चर्स डिसाइड करेंगे कि ये चैप्टर तुम्हारे लिए आसान है कि मुश्किल है। तो बेटा पूरा फोकस बनाए रखना। कह रहे हैं एक्स लिमिटेड के पास में पावर है कि वो वाई लिमिटेड का जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसमें किसी को भी अपॉइंट करा सकते हैं। हेंस वी कैन से दैट वाई लिमिटेड इज सब्सिडियरी ऑफ एक्स लिमिटेड। So X Limited is a holding company and Y Limited is subsidiary of
एक्स लिमिटेड। ठीक है जी, बड़ा सिंपल है जी, तो वेरी वेरी सिंपल। आइए एक छोटा सा एग्जांपल और लिखते हैं और फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। देखिए बेटा, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3। अब मैं यहां पर कुछ लिखूंगा, थोड़ा ध्यान देना। बेटा कुछ बात मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, ध्यान देना। क्या सर? आपके घर में एक हिरार्की होती है, हम सबके घर में हिरार्की होती है। सबसे ऊपर कौन होते हैं? दादाजी। फिर दादाजी के नीचे कौन? पापा जी, पिताजी। फिर पिताजी से ऊपर ताऊ जी, इधर चाचा जी, और पापा के नीचे इधर हम, मैं, मेरा छोटा भाई, मेरा बड़ा भाई, बहन, है ना। तो एक हिरार्की होती है हर जगह पर। आपको पता है, दादाजी पिताजी को कंट्रोल करते हैं और पिताजी हमें कंट्रोल करते हैं। एक तरह से हम क्या इनडायरेक्टली दादाजी से कंट्रोल नहीं है क्या? इनडायरेक्टली, है ना। तो ऐसी कुछ बात यहां पे होती है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को होल्ड करती है और वो दूसरी कंपनी किसी और कंपनी को होल्ड कर रही होती है, तो जिस कंपनी के ऊपर दूसरी वाली कंपनी होल्ड कर रही होती है, वो कंपनी इस कंपनी की भी सब्सिडियरी मानी जाती है। तो पहले मैं यहां पर एग्जांपल लिखूंगा, फिर हमारी जो तीसरी कंडीशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 की, मैं वो यहां पर बताऊंगा। आइए जरा, सबसे पहले एक काम कीजिए, यहां पर लिखिए ए लिमिटेड होल्ड्स मोर देन 50% वोटिंग पावर। मैंने क्या बोला? वोटिंग पावर। ये इसको ऐसे करते हैं, ए लिमिटेड होल्ड्स कंट्रोल ओवर बी लिमिटेड। भाई ए लिमिटेड का बी लिमिटेड पे कंट्रोल है। अब वो चाहे वोटिंग पावर से हो, चाहे वो उसके बोर्ड को कंपोज करने की पावर से हो, किसी भी तरह से उसने कंट्रोल कर रखा है, सीधी सी बात है ना। इट मीन्स बी लिमिटेड इज सब्सिडियरी ऑफ ए लिमिटेड। बेटे बात समझ में आ गई यहां तक? ये तो सर बड़ा सिंपल है, इसमें क्या समझने वाली बात सर? अनदर पॉइंट इज आल्सो देयर, क्या? वेयर एज बी लिमिटेड होल्ड्स कंट्रोल एट या ओवर सी लिमिटेड। ठीक है ना। इट मीन्स बी लिमिटेड इज सब्सिडियरी, नहीं सॉरी, बी नहीं, सी। इट मीन्स सी लिमिटेड इज सब्सिडियरी ऑफ बी लिमिटेड। इसका मतलब ये है बेटा जी कि जो सी लिमिटेड है वो सब्सिडियरी है बी लिमिटेड की। नाउ क्वेश्चन इज explain whether there explain is there any relationship of A limited and C limited। क्वेश्चन ये है हमारा। चलो समझ में आ गया, ए की सब्सिडी बी, चलो समझ में आ गया बी की सब्सिडी सी। नाउ क्वेश्चन इज, क्या ए लिमिटेड के और सी लिमिटेड के बीच में भी कोई रिलेशन है? आंसर इज यस। देखिए आंसर इज यस। पहले तो बेटे हमें समझना जरूरी है कि किसको बोलते हैं होल्डिंग, किसको बोलते हैं सब्सिडियरी। आंसर इज यस। लिखिए, सिंस
ए लिमिटेड, मैं कुछ लिखा रहा हूं, इसको ध्यान से लिखना, यही वर्ड हम लोग ऊपर जाके डेफिनेशन पढ़ेंगे। सिंस ए लिमिटेड इनडायरेक्टली, नहीं इसको ऐसे लिखो, सिंस सी लिमिटेड is indirectly controlled by A limited। वेरी गुड बेटा शुभम, बिल्कुल सही जा रहे हो बाबू। आप लोग लो में पढ़ते होंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, आपने फर्स्ट ग्रुप में पढ़ा होगा। आइए, सी लिमिटेड इज इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय ए लिमिटेड, हेंस सी लिमिटेड is subsidiary of A limited also। C limited is also, इसको ऐसे लिखो, also subsidiary of A limited। भाई ये फिर उसकी भी सब्सिडियरी है। आइए जरा, ये कौन सा पॉइंट है ऐसा जो लो में लिखा हुआ था, मैं लिखाने जा रहा हूं डेफिनेशन में। ए ने पकड़ा बी को, बी ने पकड़ा सी को, तो ए ने इनडायरेक्टली सी को भी पकड़ रखा है, क्योंकि ए जो कहता है वो बी मानेगा और बी जो कहता है वो सी मानेगा, यानी कि ए की बात सी पर भी लागू है। इसका मतलब सी कंपनी ए की भी सब्सिडियरी है। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। आइए जरा यहां पर लिखते हैं, ये जो कंडीशन थी, पहली कंडीशन थी एक कंपनी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपोज कर सकती है, तो सामने वाली कंपनी जिसके मतलब एक कंपनी सब्सिडियरी बन जाती है, कब becomes subsidiary अगर दूसरी वाली कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपोज करने की पावर रखती है, कंट्रोल करती है, या फिर दूसरी वाली कंपनी 50% से ज्यादा टोटल शेयर कैपिटल विद वोटिंग पावर होल्ड करती है, या फिर तीसरी कंडीशन क्या देखिए, दैट अनदर कंपनी is a subsidiary of any company which is subsidiary of another company। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये बात पूरी तरह क्लियर होगी। तो सबसे पहले तो बात हमने की कि भाई किसको बोलते हैं होल्डिंग और सब्सिडियरी रिलेशनशिप। चलिए जी, तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब इसमें बात आती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, जिसके लिए हम चैप्टर पढ़ेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 है कायदे से, ये देखा जाए, और ये किस पर लगेगा, किस तरह से लगेगा, आइए जरा। तो मैं आपसे कुछ बात बता रहा हूं, क्या वो वाली होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप, वो वाली होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी रिलेशनशिप जिनमें ये वाली बातें हैं, AS 21 इन पे भी लगेगा, AS 21 बेटे इन पे भी लगेगा, ठीक है। अच्छा क्या कह रहा हूं, सॉरी मैं कहां लिख रहा हूं, आगे लिखता हूं, आगे हेडिंग लगाते हैं, एक हेडिंग बनाते हैं आगे, देखिए हेडिंग डालिए एज पर AS 21। अब इस यहां पर एक हेडिंग डालिए बेटा फटाफट से, एज पर AS 21 जो हम लोग बात करते हैं वो क्या कहते हैं, ये क्या कहता है जी, लिखिए जरा, मैं लिख रहा हूं आप ध्यान से लिखिएगा। AS 21 क्या सिखाता है हमें, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ हाइपोथेटिकल ब्रैकेट में लिख लेना बेटा, इमेजिनरी हाइपोथेटिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। तो ये बात जो करेगा किसकी करेगा बेटा,
हाइपोथेटिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। AS21 जो लगेगा किस पे लगेगा, हाइपोथेटिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर लगेगा। और ये किस तरह से काम करेगा, आइए जरा, कब कब काम करेगा देखिए जरा ध्यान से। होल्डिंग सब्सिडी में यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, जैसे ओनरशिप, AS21 अपने आप फिर बात करता है इसको, AS21 फिर से इस डेफिनेशन को रीडिफाइन करता है, क्या कहता है, ओनरशिप, ओनरशिप ऑफ अदर कंपनी, अगर दूसरी कंपनी की ओनरशिप, कंपनी या कंपनीज एक से ज्यादा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोर देन 50% वोटिंग पावर अगर होल्ड करती हैं तो क्या कहेंगे हम लोग, ट्रीट करेंगे, ट्रीटेड एज कंट्रोल। बेटे AS21 कंट्रोल की डेफिनेशन बताता है, कहता है कि अगर एक कंपनी की वोटिंग पावर का 50% से ज्यादा किसी और के पास में ओनरशिप में है, डायरेक्टली वो खुद ले या किसी और के थ्रू ले, इनडायरेक्टली ले, तो कहा जाएगा कि भाई साहब कंट्रोल चला गया उनके पास में, ट्रीटेड एज कंट्रोल। कंट्रोल कब कहा जाएगा, AS21 इसकी बात बताता है, और ठीक है इसकी बात बताएगा। आइए जरा और क्या कहता है AS21, और क्या कहता है, इफ कंट्रोल है अगर किसी का ऑन द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अदर एंटिटी, बेटा एक बार लिख लो, अभी बात करूंगा, किस बात के लिए, कि सो एज टू कंट्रोल, सो एज टू ऑब्टेन द इकोनॉमिक बेनिफिट। बताओ बेटे किसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे कंट्रोल करने का क्या मतलब है, क्या बेवकूफ बनाएंगे हम लोग उसका, नहीं, हम उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अगर हमारा बंदा होगा तो हम ये कहेंगे भाई साहब ये डिसीजन पास कर ताकि हमें बेनिफिट मिले, टू ऑब्टेन द इकोनॉमिक बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट्स from its activities, from its एक्टिविटीज, भाई उसकी एक्टिविटीज से कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट उठाने के लिए हमने कंट्रोल कर रखा है, तो भाई ये कहलाएगा हमारा कि हाँ भाई कंट्रोल है। अब आगे बात करते हैं, सर जब ऐसे वाला होता है तो AS21 लगेगा, सुनो ध्यान से, जब किसी की 50% से वोटिंग पावर ज्यादा होगी तो उस पर तो AS21 कहता है कि भैया कंट्रोल है, अकाउंटिंग करो हमारे अकॉर्डिंग। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हमने सामने वाले के बोर्ड पे कंट्रोल कर रखा है, हाँ, तो वो दो पर्पज से हो सकता है। पहला पर्पज कि हम उससे ना इकोनॉमिक बेनिफिट उठाते हैं, क्या, इफ अगर हमारा ऑब्जेक्टिव जो है ना, ऑब्जेक्टिव, हाँ जी, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, टू अचीव, टू ऑब्टेन इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम इट्स एक्टिविटीज, एक काम करो, ये लाइन ना ऊपर से तो हटा दो कि हमने होल्ड कर रखा है ना, इसको यहां से हटा दो ताकि ना ये बात यहाँ पे लिखोगे तो ज्यादा क्लियरिटी देगी आपको, कि हमने होल्ड कर रखा है सामने वालों के यहाँ पर, हाँ जी, वो किस लिए कर रखा है जी, हमने ना इसलिए कर रखा है जी, पहला तरीका कि हम चाहते हैं सामने वाले से इकोनॉमिक बेनिफिट अचीव करें, कहते हैं, तो इसके बारे में कह रहे हैं कि यहाँ पर भी AS21 के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग होगी, बात होगी, होल्डिंग को एक्स्ट्रा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में AS21 की अप्लाई होगा, ठीक है।
और यहां पर भी होगा जब 50% से ज्यादा वोटिंग पावर हमने होल्ड कर रखी हो तो भी AS21 लगेगा। कह रहे हैं दूसरी बात सुनो, मैं रेड पेन से लिख रहा हूं उसको, अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब बोलो बोलो, अदरवाइज का मतलब, अदरवाइज मतलब जब हमने सामने वाले के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कंट्रोल की पावर तो है हमारे पास में, लेकिन हम उससे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट लेना हमारा उद्देश्य नहीं है, तो ये हो जाता है अदरवाइज। तो कहते हैं ऐसे केस में AS21 नहीं लगेगा। पहले बेटे बातों को समझना है, चैप्टर बड़ा आसान है लेकिन तब है जब उसको तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते नहीं। तो हर जगह आंख बंद करके हम लगा दें, क्या लगा दें कि लगा दो जी, अच्छा क्या लगा दो जी, AS21 लगा दो जी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दो जी। ऐसे तो बेटे बात बात पे कंसोलिडेशन करने लगेंगे। तो आपको ध्यान रखना होगा, मान लिया किसी की कोई रिश्तेदार है और वो सामने वाली कंपनी में, तो होता है ना कई बार कि यार जरा हमारे बच्चे की जॉब लगा, तो हमारे जानकार है, हमारा एक स्टूडेंट है उसकी जॉब लगा, तो होता है कई बार जब रिजल्ट आते हैं तो अपने कुछ स्टूडेंट हैं जैसे जो ENY में, अभी एक स्टूडेंट गया है ENY में, और भी काफी सारी जगह अच्छी अच्छी बिग 4 में है। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं रिजल्ट के बाद में फिर कहते हैं सर, अब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि सर थोड़ा सा आर्टिकलशिप का हमारा देख लो, अच्छी जगह पे थोड़ा सा मिल जाए। तो अपने कुछ स्टूडेंट है जो अच्छी बिग 4 वगैरह में है, तो हम भी उनको रेफर कर देते हैं कि बेटा देख लेना ये बच्चा अच्छा स्टूडियस है और थोड़ा सा देख लेना। तो वो क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं हेल्प कर देते हैं उस चीज में। नाउ कम टू द पॉइंट, ऐसी बात है, बताओ बेटे मैंने क्या उनसे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट ले लिया? बताओ सोच के देखो जरा, नहीं ना। ऐसी बेटे कई बार क्या होता है कि कंपनी के आपस में इस तरह की कंट्रोलिंग हो जाती है, लेकिन उनका पर्पस कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं लेना होता। तो ऐसी जगह के लिए AS21 काम नहीं करता है। काम कहां पे करता है? दो में से कोई एक बात, या तो भाई कि सामने वाले के 50% से ज्यादा वोटिंग पावर हो, या फिर हमने सामने वाले के कंपोजिशन बोर्ड में होल्ड कर रखा है टू अचीव बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, सिर्फ तब AS21 बात करेगा। आइए आगे बात करते हैं। सर करना क्या है सर ये तो बताओ अब इसमें। अब ये चैप्टर की ठीक है, अभी तक तो हम होल्डिंग सब्सिडी वाली बात समझ रहे हैं। आइए जरा कुछ छोटे से एग्जांपल्स पहले पढ़ते हैं, पहले जरा छोटे से एग्जांपल्स पढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिकल लाइफ के कुछ एग्जांपल्स हैं। आइए जरा, आपको पता है, पहले यहां पे एक हेडिंग डालो, छोटा सा हेडिंग डालो, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स। ये बहुत जरूरी है, इससे ना आपको एक मोटिवेशन रहेगा कि हाँ भाई चैप्टर में क्या क्या बातें होती है। हेडिंग डालो, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स। आप सब लोगों ने गूगल का तो नाम सुना ही होगा। सर आजकल तो सांसें हमारी गूगल पे चलती हैं, हम तो सब कुछ काम ही सर गूगल से फटाफट फटाफट फटाफट, आप गूगल पे सर्च कर लेना बहुत सारी चीजें, ये भी चीज मिलेगी जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। क्या, एक एग्जांपल लेते हैं पहले प्रैक्टिकल लाइफ, गूगल कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं प्रैक्टिकल लाइफ का। देखो बेटा ध्यान से, मैं कुछ बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक कंपनी थी बेटे गूगल, ठीक है सर, सर ठीक है सर वो तो है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो वो गूगल है। बेटे ये बैलेंस शीट किसकी थी? गूगल की थी। एक दो, ये दो लोग थे, कौन कौन, आइए मैं आपको बताता हूं। ये दो लोग थे, इन दोनों लोगों ने गूगल वाली कंपनी को स्टार्ट किया। इन दोनों लोगों ने क्या किया बेटा? गूगल वाली कंपनी को स्टार्ट किया। इनका नाम पता है क्या क्या था? क्या सर? आइए मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी काम की। इसका नाम था, ये दोनों फाउंडर थे गूगल कंपनी के, लैरी, मैं टाइप कर रहा हूँ थोड़ा ध्यान रखना, आप भी लिख लेना, लैरी पेज, और जो दूसरा है, दूसरा पर्सन है सर्जी ब्रिन। नाम भी देखो कितने अजीब अजीब से नाम है, कम से कम ढंग के रख लेते हैं हमारे यहाँ पे, रामपाल, सोमपाल है, कितने सारे नाम होते हैं, अजय, विजय, जितेंद्र, शुभम है, कितने प्यारे प्यारे नाम है। ये उल्टे सीधे नाम रखते हैं। चलो देखो जरा, ये जो दो लोग हैं ये बेटे फाउंडर हैं। कौन है ये? फाउंडर है किसके? गूगल के। इन्होंने बेटे गूगल कंपनी बनाई। सुनिएगा ध्यान से। अब पैसा बहुत कमा चुके थे, लेकिन फिर भी लगता था कि अभी और कमाना है, और कमाना है, और कमाना है। सारी बातें क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये ही चीजें आपको मोटिवेट करेंगी, समझाएंगी कि चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी।
तो ये जो दोनों जो लोग जो है ना, ये बहुत अच्छे से कमा रहे थे, खूब इनकी वर्थ भी थी। अब इन्होंने सोचा ये एक बिजनेस तो सेटअप हो गया जिसका नाम है क्या, गूगल कंपनी। लो बेटा, इन्होंने क्या किया, गूगल गूगल कंपनी वाला बिजनेस तो इन्होंने, एक कंपनी तो इन्होंने यहाँ पर सेटल कर दी जी। और इस कंपनी को इन्होंने सोचा कि भाई एक काम करते हैं, क्या करते हैं बताओ सर, एक काम करते हैं। इन्होंने ऐसा सोचा, कैसा सोचा, पहले यहाँ पे लिख देता हूं मैं, गूगल। आप भी बेटे इसको नोट करते रहना, एग्जांपल को अगर आप नोट कर सको तो। गूगल कंपनी तो इन्होंने एस्टेब्लिश कर दी। अब इन्होंने क्या किया, ये बात है सन 2015 की। इन्होंने कहा एक काम करते हैं, अब हम ना कहीं और चलते हैं। और इन्होंने एक नई कंपनी, क्या कहा, एक नई कंपनी, कब, 2015 में इन्होंने एक नई कंपनी बनाई और इस कंपनी का नाम रखा, मैं बोलूं ध्यान से, क्या सर बताओ, इस नई कंपनी का नाम रखा अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन। और पता है इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, एक्चुअली क्या है कि इस कंपनी का बिजनेस इतना ज्यादा था, इतनी सारी इसकी सब्सिडियरी हो गई थी, गूगल कंपनी की बहुत सारी सब्सिडियरी, पता नहीं कितनी सारी सब्सिडियरी इन्होंने बना ली, बहुत पैसा कमा लिया। पता है इसकी सब्सिडी में यहाँ पर असेट्स में, गूगल में क्या था, इन्वेस्टमेंट के नाम से बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स आ रखे थे, बहुत सारी सब्सिडी, इन सब्सिडियरीज कंपनी। अब उनको भी संभालना था, क्योंकि जो जहां पर दूसरी कंपनी में पैसा लगा रखा, कहीं वो डूब ना जाए। सुनना मेरी बात ध्यान से बेटे। फिर उन्होंने क्या किया, इस बिजनेस को क्या कहा, इस वाले बिजनेस को, किसको बेटा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस वाले बिजनेस को शिफ्ट कर दिया। इस वाले बिजनेस को इन्होंने शिफ्ट कर दिया, कहां पर, इधर। इस वाले बिजनेस को इन्होंने इधर ले आए। कह रहे हैं सब्सिडी का काम ना अब हम दूसरी कंपनीज में देखा करेंगे। तो इन्होंने क्या किया बेटे, इस इन्वेस्टमेंट नाम की चीज को यहां से शिफ्ट कर दिया और कहां पर भेज दिया कि अब हम सारा काम ना इधर, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी कंपनी। कहते हैं गूगल का ध्यान हट रहा था अपने मेन काम से, तो इन्होंने क्या किया, ये इन्वेस्टमेंट सारा का सारा उधर शिफ्ट कर दिया और खुद भी अब ये इधर आ गए, यहां पर ये दोनों लोग इधर आकर के बैठ गए। और कहते हैं कि वो बिजनेस तो ऑलरेडी सेटअप था, तो ये इन्होंने क्या किया, ये एक नया मैनेजर बिठा दिया। नया मैनेजर, सुनना ध्यान से, बहुत काम की चीज है, न्यू मैनेजमेंट। एक नया सीईओ बनाया गया उस कंपनी का, गूगल का, जिसका नाम क्या है बेटा, नाम भी इसका भी बड़ा अजीब सा था, सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई। अच्छा सर, देखो ओनर तो यही दोनों थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, यहां पर इस कंपनी के मैनेजमेंट को चेंज कर दिया। असली ओनर तो यही रहे, लेकिन इन्होंने क्या किया, यहां पर एक नया मैनेजर बिठा दिया। और सुनिए ध्यान से, अब इस कंपनी को भी ये यहां से इधर से कंट्रोल कर रहे थे। इसकी शेयर कैपिटल में, यहां पर भी इन्होंने क्या किया, इसकी जो शेयर कैपिटल है, इसकी शेयर कैपिटल में 50% से ज्यादा अपने होल्ड रखा। और कहते हैं कि वो वाला बिजनेस तो वो संभालेगा, अब ये नया बिजनेस बाकी सारी सब्सिडी को ये संभालेंगे। पता है इन्होंने क्या किया, इनकी ओवरऑल रेवेन्यू कितनी थी, सोच के देखो जरा। यहां पे इनकी ओवरऑल रेवेन्यू कब बेटा, इन 2017-18 में, 2017-18 में कितनी थी पता है, कितने डॉलर थी। ये बातें बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि इसी से हमारे को इस चैप्टर में मोटिवेशन रहेगा कि कर क्या रहे हैं ये। 136.8 बिलियन। सोच भी नहीं पाएंगे हम, सोच भी नहीं पाएंगे। और तो और ये तो क्या था, इनका रेवेन्यू था। ये क्या था बेटे, रेवेन्यू समझते हो, सेल्स। और जो नेट प्रॉफिट था वो पता है कितना था, दैट वाज 30.7 बिलियन डॉलर। ये जो हम ये सब चीजें जान पाते हैं कि भाई ये ओवरऑल इसका इतना वर्थ है इस पर्सन का,
ओवरऑल जो इसकी इतनी इनकम है, ये सब हम कैसे जान पाते हैं? बेटा ये AS21 सिखाता है हमें कि हम कैसे जानेंगे कि सामने वाले पर्सन की कितनी वर्थ है ओवरऑल, सिर्फ एक ही जगह पे नहीं बेटे, और भी दूसरी कंपनियां हैं जिसके मैंने एग्जांपल आपको ना सारे के सारे मैंने यहाँ पर टाइप ही करके दे दिए, इसी वजह से दे दिए क्योंकि बच्चा ना आजकल जो मार्केट में जा रहा है वो कई बार ना खोखला बन के जा रहा है, उसको पता ही नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में हो क्या रहा है। तो मैंने आपको बेटा ये वाला एग्जाम्पल जो मैंने समझाया बताया, ये भी मैंने यहाँ पे टाइप करके दे रखा है। एक सोनी कॉर्पोरेशन का है, उसने भी ऐसे ही किया था। ऐसे बेटे यहाँ पर ये JP मोर्गन चेज एंड कंपनी है, ये भी कंपनी। एक बेटा जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी, हो तो आपने सुनी होगी, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का भी बड़ा अच्छा एग्जांपल है। उन्होंने बेटे ऐसे कई सारे बिजनेस डेवलप कर रखे हैं। आप भी क्या करोगे कल को बेटे, एक टाइम के बाद में अर्निंग बंद करके आप क्या करते हो, जो अर्न किया है, जो इन्वेस्ट किया है, उसी से रेवेन्यू हम लोग यूज कर रहे होते हैं। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये चैप्टर की हमें जरूरत पड़ क्यों रही है। आइए जरा अब मैं बात करता हूं इस चैप्टर की। तो बात शुरू करते हैं जी बहुत छोटी सी बात से, कि जैसे आपने ये देखा अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन, इसी तरह से बेटे होता क्या है, आइए जरा अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं अपनी होल्डिंग सब्सिडी कंपनी की जो मेन थीम है। देखिए जरा, जैसे आपने इनकी बैलेंस शीट दे रखी थी, ऐसी बेटे एक है यहाँ पर एच लिमिटेड की बैलेंस शीट। मेरे साथ में यहाँ पर एग्जांपल आप नोट कर सकते हो, इसको लिखो कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल्स। जो हमने एक सीक्वेंस बनाया था ना शुरू में, कि अब हम लोग कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल्स की बात शुरू करते हैं। बेटा एक यहाँ पर है, सबसे पहले यहाँ पे लिखो एग्जांपल नंबर 1। पहले यहाँ पे लिखो आप एग्जांपल नंबर 1। बेटा एक यहाँ पर दे रखी है कंपनी की बैलेंस शीट, यहाँ पर एक कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी है, और ये बैलेंस शीट है बेटे किसकी, एच लिमिटेड की। किसकी? बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड। आप समझ ही रहे होंगे, मैंने आपसे कहा था कि एच लिमिटेड का मतलब होल्डिंग कंपनी हमारे उसमें रहेगा, है ना। और एस लिमिटेड का मतलब ये इसकी बैलेंस शीट दे रखी, बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड। यहां से हमारे न्यूमेरिकल शुरू हो गए। तो हमारी बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा था जी, आइए जरा, हमारी बैलेंस शीट में दे रखा था जी, एक तो जी हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है, इधर हमारी बेटे कुछ लायबिलिटीज भी हैं, इधर बेटे हमारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। ठीक है, मैं इसको चलो मैं इसको फिलहाल वैसे लिख देता हूँ सिंपल से वे में। ठीक है, अभी हम पहले ऐसे एग्जांपल समझेंगे। मुझे पता है कि कंपनी की बैलेंस शीट ऐसे नहीं होती, लेकिन मैं चाहता हूँ आप पहले मेन थीम पर आ जाए। ये हमारे बेटे फिक्स असेट्स हैं, और यहाँ पर ही हमारे पास में कुछ करंट असेट्स हैं। प्लीज मेरे साथ साथ में इसे नोट करना। ठीक ऐसे ही सामने वाली कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल है, सामने वाली कंपनी की कुछ लायबिलिटीज हैं, सामने वाली कंपनी के पास भी कुछ फिक्स असेट्स हैं। अभी मैं कोई फॉर्मेट पे नहीं आ रहा बिल्कुल भी, और सामने वाले के पास में भी कुछ अपनी करंट असेट्स हैं। आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट को इस नजरिए से नहीं देखा होगा जो मैं आज यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ आपको। अगर आप होल्डिंग सब्सिडी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि हाँ भाई फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे होंगे, तो मैं उसी हिसाब से लेके चल रहा हूँ। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। आइए जी, तो मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ बेटे। सबसे पहले एक सब्सिडी कंपनी है जिसकी फिक्स असेट्स पता है कितने की है, कितने की है सर? उसकी फिक्स असेट्स है बेटे 3 लाख रुपए की, और करंट असेट्स है 1 लाख रुपए की। छोटी फिगर ले लेते हैं ताकि जरा हमें बात जल्दी समझ में आए। 4 लाख रुपए। इधर यहाँ पर लायबिलिटीज की बात करूं, यहाँ पर बेटे 1.5 लाख रुपए की इसकी लायबिलिटीज है, और 2.5 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है ना। कितना सिंपल। ये एक बैलेंस शीट दे रखी है सब्सिडी कंपनी की। जल्दी मत करना, क्योंकि जितना धीरे चलोगे उतना आगे पहुंचोगे। फिक्स एसेट्स की बात करूं तो यहाँ पर बेटे इनके पास फिक्स एसेट्स है बेटे 10 लाख रुपए की, और यहाँ पर बेटे करंट एसेट्स है 2 लाख रुपए की। और इन्होंने मान लिया बेटे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इन्होंने बेटे इन्वेस्टमेंट कर रखा है। क्या कर रखा है बोलो? इन्वेस्टमेंट। किसमें?
इन एस लिमिटेड। एस लिमिटेड के जो शेयर्स हैं बेटे उसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये खरीद रखे हैं इनके। और मैं तो कहता हूं सारे के सारे शेयर्स इन्हीं के पास है, 100% शेयर्स इन्हीं के पास में है। और इन्होंने सामने वाले में इन्वेस्टमेंट कर रखा कितने का बेटे, कितने के, 2.5 लाख रुपए का। सोच के देखो जरा, ये 2.5 लाख रुपए जो है ये इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसकी बैलेंस शीट का जो टोटल है वो कितना हो गया जी, 2 और 10 12 और 2 14,50,000। चलिए जी, यहां पर टोटल है जी 14,50,000, 14,50,000। इधर बात करता हूं, ये लायबिलिटी है बेटा कितने की, 4 लाख की। और इधर शेयर कैपिटल है बची 10,50,000। ये बेटे हमारे सामने क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब यहां से कॉन्सेप्ट हमारा शुरू हुआ है जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कैसे कैसे कंसोलिडेशन कराता है। प्लीज बेटा मुझे बताओ जल्दी से, शुभम और जो भी बच्चे हैं क्लास में प्लीज मुझे जल्दी से बताओ। जितेंद्र, मनीष, शुभम, बात मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे जल्दी से बताओ बेटे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर मैं शुरू करूं। आइए, अब हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे शुरू हो गया जी। शुभम, जितेंद्र और बाकी बच्चे मुझे फटाफट से बताएंगे, मैं फिर आगे बढ़ूं। तो ये हमने एक बैलेंस शीट बना ली जी, होल्डिंग की भी और सब्सिडी कंपनी की भी। अब हो क्या रहा है, ये जो होल्डिंग कंपनी है और सब्सिडी कंपनी, इनकी बेटे ये है स्टैंड अलोन बैलेंस शीट। क्या बोलेंगे इसको, इंडिविजुअल बैलेंस शीट को क्या बोलेंगे, स्टैंड अलोन बैलेंस शीट। इनकी अपनी इंडिविजुअल बैलेंस शीट है, अलग अलग। बताओ बेटे, कंसोलिडेशन की जिम्मेदारी किस पे होगी, बोलो, होल्डिंग पर, है ना। तो होल्डिंग को एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग करनी होगी। क्या करनी होगी बोलो बेटा, एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग करनी होगी। इसको एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग करनी होती है। ठीक वैसे जैसे हेड ऑफिस को करनी होती थी ब्रांच के केस में, ऐसे बेटे इनको यहाँ पे एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग करनी होती है। और यहाँ पर इनको क्या बनाना है जी, इनको बनाना है, दोनों बैलेंस शीटों को जोड़ करके एक नई बैलेंस शीट बनानी है। दोनों बैलेंस शीटों को जोड़ करके इनको एक नई बैलेंस शीट बनानी है। मैं इसको एक नाम देता हूं, क्या, कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं बताओ इसमें शामिल। सर इसमें ना, हाँ इसमें ना, हाँ इसमें सर एच लिमिटेड की बैलेंस शीट और प्लस एस लिमिटेड की बैलेंस शीट दोनों को जोड़ दिया जा रहा है, दोनों को जोड़ दिया जा रहा है। तो जोड़ने का जो तरीका AS21 ने बताया, वो बोला लाइन बाय लाइन की, एक एक आइटम को पकड़ो और जोड़ दो, एक एक आइटम को पकड़ो और जोड़ दो, एक एक आइटम को पकड़ो जोड़ दो। यहाँ पे आपको काम आएगी अमालगमेशन वाली बातें। बताओ बेटे, ये इन्वेस्टमेंट जो हमने कर रखा है, क्या कहा मैंने बेटा, ये जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है कितने रुपए का कर रखा है। सर हमने ना 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मैंने कहा आपने जैसे अमालगमेशन में किया था ना, परचेज कंसिडरेशन, मतलब सामने वाले के बिजनेस को खरीद ही रखा आपने, देखा जाए तो एक तरह से देखा जाए तो आपने परचेज कंसिडरेशन पे नहीं कर रखा है, आपने सामने वाले का बिजनेस ही पूरा होल्ड कर रखा है, 100% शेयर्स आपके पास में है ना। तो यहाँ पर एक छोटी सी हम लोग बात करेंगे, क्या, बहुत छोटी सी बात करेंगे। क्या सर, एक छोटा सा हम लोग यहाँ पे एक वर्किंग नोट बना रहे हैं, यहाँ पर एक बहुत छोटा सा वर्किंग नोट बना रहे हैं कि अगर हम लोग यहां पर देखें, क्या एक कैलकुलेशन करें कि हमने जो सामने वाले का बिजनेस खरीद रखा है सारा का सारा हमारे तो है, बस दो अलग अलग बैलेंस शीट तो दिख रही हैं। तो मैं कह रहा हूं कि यहां पर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व की जाएगी। या तो खरीदने पर हमें नुकसान रखा, या तो हमने सामने वाले को यहाँ पे जो पैसा लगा रखा है वो हमने कुछ एक्स्ट्रा लगा रखा है, या फिर बेटे सस्ते में खरीद रखा है हमने सामने वाले का बिजनेस, देखा जाए तो। मतलब सर
मैं यहां पर एक वर्ड लिख रहा हूं ध्यान से, पीसी पेड, और मैं इसको लिख के काट रहा हूं। क्यों सर, क्यों काट रहे हो सर? मैंने कहा बेटे यहां पर इस चैप्टर में मैं इस वर्ड को एक नए नाम से यूज करूंगा। किस नाम से सर? मैं इस चैप्टर में इस वाले पॉइंट को एक नए नाम से यूज करूंगा। मैं इसको पीसी पेड ना बोल करके मैं क्या बोलूंगा? मैं इसको बोलूंगा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट की जो हमारी अमाउंट है वो कितने रुपए की? इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड। बेटा देखा जाए तो हमने जो पैसा लगा रखा है वहां पर, वो कितना लगा रखा है बताओ सर? हमने वहां पर पैसा लगा रखा है, देखो सर बैलेंस शीट में 2.5 लाख रुपए लगा रखे हैं सर। ठीक है, तो मैंने कहा लिख दो फटाफट से, 2.5 लाख रुपए वहां पर लगा रखे हैं। आप बताओ इस 2.5 लाख के बदले, हाँ सर, आप बताओ इस 2.5 लाख के बदले आपका कितने परसेंट नेट असेट्स में कंट्रोल है? मतलब मैं कह सकता हूं देखा जाए तो आपने नेट असेट्स एक्वायर कर रखी है, बस उसको आप दिखा नहीं रहे हो अपनी बैलेंस शीट में। देखा जाए तो बिजनेस तो आप ही का है, आप ही तो मालिक हो। जब सारे शेयर्स आपके पास में, भाई 50% से ज्यादा होते ही कंट्रोल आपके पास में आता है, तो आपको ये सब चीजें दिखानी पड़ेगी। अब 100% होगा तो 100% तो आप ही का है ही। हाँ सर, जरा देखो जरा बिजनेस कितना आपने नेट एसेट्स कितने की एक्वायर कर रखे है? सर इसमें तो सर बड़ा सिंपल सा फंड है कि भाई हमने असेट्स कर रख, बस अमालगमेशन में क्या होता है कि दोनों बैलेंस शीटें एक लीगली हो जाती हैं, लेकिन यहां पर लीगली अभी तक आपने एक नहीं किया, बस कंपनी को होल्ड आपने कर रखा है। जबकि देखा जाए तो बिजनेस तो आपने खरीद लिया सामने वाले का, दिखाई तो नहीं रहे हो बस बैलेंस शीट में। तो आपको एक एक्स्ट्रा बैलेंस शीट बना के दिखानी पड़ेगी। आप भले ही अमालगमेशन प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा रहे हो, लेकिन ये अमालगमेशन वाला काम हो चुका है, तो आपको एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। ओवरऑल आप कितनी वर्थ रखते हो ये है ना। तो असेट्स माइनस लायबिलिटीज, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। मैंने कहा ये बढ़िया तरीका है भाई, हमने तो नेट असेट्स को लिख दिया, तो जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी आइदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व। आइए जरा देखते हैं कि हमने सामने वाले की जो असेट्स लायबिलिटी खरीदी हो कितने की है। मैंने कहा भैया टिक लगाते हैं। हमने ये खरीद रखा है, क्या खरीद रखा है? फिक्स एसेट्स खरीद रखी है, करंट एसेट्स खरीद रखी है, लायबिलिटीज खरीद रखी है। देखा जाए तो नेट एसेट्स तो बेटा यही है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो आइए जरा मैं इसी को वहां पे लिख रहा हूं कि भाई साहब दिखा भले ही ना रहे हो, लेकिन असेट्स जो है एक तो जी फिक्स असेट्स है, हाँ जी, करंट असेट्स है, हाँ जी, फिक्स असेट्स है। भाई फिक्स असेट्स कितने की है कि जी 3 लाख रुपए की जी। करंट असेट्स कितने की है? 1 लाख रुपए की। देखा जाए तो 4 लाख की तो असेट्स है, हाँ जी, और लायबिलिटी देखा जाए तो कितने की है जी? 1.5 लाख रुपए की। तो भाई 2.5 लाख रुपए की नेट असेट्स हमने खरीद रखी है। अब ये बताओ हमने खरीदी है तो महंगी खरीदी है कि सस्ती खरीदी है? सर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आ रहा सर। तो कोई बात नहीं, बस यही समझाना था कि कहीं पर आएगा कहीं पे नहीं आएगा। अगर हमने पैसा ज्यादा लगा रखा होगा तो हमने उसको एक्स्ट्रा पेमेंट किस बात का दिया होगा? गुडविल का। और अगर कम लगा रखा होगा तो किस बात का? कैपिटल रिजर्व का। आइए जी, तो फिलहाल यहां पर तो बेटा नील है, यहां पर हमारा गुडविल या कैपिटल रिजर्व कुछ भी नहीं आ रहा है। गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व आया क्या? नहीं आया जी, यहाँ पे नील है जी। फिलहाल इस क्वेश्चन में तो नील है। मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, आपने अमालगमेशन चैप्टर में एक मेहनत की थी, और जिन्होंने नहीं की, जैसे सीएस वाले बच्चे होंगे उन्होंने अभी अमालगमेशन नहीं किया होगा, तो डोंट वरी, मैं आपके लिए भी साथ साथ यहाँ पे बात कवर कर रहा हूँ। तो जिन्होंने ऐसे नहीं कर रखा है, एक और चीज हम लोग करते हैं क्या, इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, कैपिटल रिजर्व और गुडविल को। कैसे सर? ये जो तरीका है दूसरा क्या होगा, हम यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, हाँ जी, कितने का है? 2.5 लाख का है, हाँ जी। हम इसमें से घटा देंगे, क्या घटा देंगे? नेट असेट्स एक्वायर्ड। सर तो वही तो लिख रहे हो आप जो ऊपर लिखा है। हाँ मैं उसी को लिख रहा हूँ, थोड़ा सा एक अब की बार ना मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखूंगा। नेट असेट्स एक्वायर्ड को मैं डिफरेंट तरीके से लिखूंगा।
और जब मैं नेट एसेट्स को लिखूंगा डिफरेंट तरीके से, फिर डिफरेंस क्या आएगा, या तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व, गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। मतलब इसी चीज को निकालने का एक दूसरा तरीका भी होता है बेटा। नेट एसेट्स हम लोग दूसरे तरीके से भी देखते हैं, या तो असेट्स माइनस लायबिलिटी करके देखें, है ना। देखो जरा इधर बैलेंस शीट में नेट एसेट्स क्या है, यही तो है। एक दूसरा तरीका भी होता है इसको देखने का कि हम लोग ना इधर इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस है उसको उठा लें तो वो भी हमारे नेट एसेट्स है। तो नेट एसेट्स निकाल, क्या कहा मैंने, नेट एसेट्स निकालने के दो में से कोई भी तरीका, या तो ये या फिर ये, इनमें से कोई भी एक तरीका हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन बेटे ध्यान रखना, हमारा स्टडी मेट इसको फॉलो कराता है, सीएस का भी और सीए का भी। तो हमें नेट एसेट्स निकालते हुए हमें कौन सा तरीका यूज करना है, यहाँ पर सिर्फ शॉर्टकट, ये शॉर्टकट है। हम असेट्स माइनस लायबिलिटी नहीं करेंगे। आइए जरा करते हैं बात। तो हमने जी यहाँ पर कर लिया क्या, ये लिख लिया जी हमने इक्विटी शेयर कैपिटल और जी रिजर्व्स एंड सरप्लस। बेटे रिजर्व सरप्लस तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, तो नील लिख दो। कैपिटल कितने की है कि जी 2.5 लाख। ओके, फिलहाल तो हमारा गुडविल और कैपिटल रिजर्व क्या हो गया, नील हो गया, यानी कि हमने कोई भी महंगा या सस्ता नहीं खरीदा जी। आइए आज मैं छोटी क्लास लूंगा, इस एग्जाम्पल को कवर करके फिर मैं क्लास रोक दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको जरा से भी बोरियत हो या जरा से भी आपका इसमें इंटरेस्ट कम हो। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आया रखा है एग्जाम में। आइए जी मैं दूसरी बात करता हूँ यहाँ पर। क्या सर, ये तो ठीक है सर लायबिलिटी एंगल से, तो हमें एग्जाम में कौन सा फॉलो करना होगा, हम कौन सा फॉलो किया करेंगे तरीका, ये वाला। आइए तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं इसी वे में आपको कराऊंगा। हमारा स्टडी मेट भी, हमारा एग्जाम भी यही अप्रोच लेता है। अब वापस आते हैं, सर जोड़ो तो सही बैलेंस शीट को। मैंने कहा सुनो ध्यान से, हमारा AS21 ये कहता है कि भाई साहब बैलेंस शीट को जोड़ना और लाइन बाय लाइन जोड़ना। जैसे सबसे पहले तो हेडिंग लिख लो, क्या है ये, फिक्स असेट्स। फिर करंट असेट्स। सर इन्वेस्टमेंट को नहीं लिखेंगे ना, ना इन्वेस्टमेंट के बजाय कुछ और लिखा जाएगा, करंट असेट्स। फिर इधर क्या था अपना, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज। और इधर क्या होगा अपना, इक्विटी शेयर कैपिटल। ध्यान से बेटा मैं कुछ कर रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से, पहले मुझे करने देना फिर आप करना। बताओ सर, बताओ बेटे, हम सब्सिडी की बैलेंस शीट को अपने यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं ना। हाँ सर, यही तो सीखना है सर AS21 में। हाँ, तो इसका मतलब होल्डिंग की जो अपनी बैलेंस शीट है वो तो एज इट इज रही, वो तो एज इट इज रही, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। बिल्कुल सही बात है सर। तो मैं पहले होल्डिंग कंपनी की जो अपनी खुद की बैलेंस शीट है मैं उसको एज इट इज पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट, सिर्फ इन्वेस्टमेंट को छोड़ के। क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक तरह की वो पोर्टली है, जैसे हमने बिजनेस परचेज वाला वर्ड था ना वहां पर हमने किया था। हाँ, एक तरह से वो पोर्टली खुल जाएगी यहाँ पर और उसको फिर लाइन बाय लाइन जोड़ा जाएगा। सबसे पहले मैं पुरानी बैलेंस शीट को लिख रहा हूँ एज इट इज, आप भी लिखेंगे मेरे साथ साथ। भाई इसकी अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल है वो है 10,50,000, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है जी। अच्छा, इधर जो लायबिलिटी है ये मैं लिखूंगा इसको होल्डिंग कंपनी की लायबिलिटी। क्या कहा मैंने, ध्यान से, मैं इसको लिखूंगा यहाँ पर एच लिमिटेड की अपनी लायबिलिटी थी। एस लिमिटेड से कितनी आई ये तो अभी देखेंगे, लेकिन एच लिमिटेड की खुद की बैलेंस शीट में अपनी खुद की लायबिलिटी थी 4 लाख रुपए की। और एच लिमिटेड की खुद की अपनी, क्या कहा मैंने, एच लिमिटेड की खुद की अपनी यहां पर फिक्स एसेट्स थी खुद की अपनी 10 लाख रुपए की। तो मैंने पहले उसको लिख लिया, क्योंकि सामने वाले की चीज को जोड़ना है, अपनी चीज थोड़ा ना छोड़ना है। अपनी चीज तो एज इट इज रहेगी ना, पहले अपनी वाली बैलेंस शीट को एज इट इज लिख दो इन्वेस्टमेंट के अलावा। करंट एसेट्स की अगर मैं बात करूं, यहां पर क्या कहा मैंने आपसे ये कहा बेटा, मैं अगर बात करूं यहां पर किसकी, करंट एसेट्स की, तो यहां पर होल्डिंग की खुद की तो करंट एसेट्स थी ना। हाँ जी, कितने की, 2 लाख रुपए की। पहले मुझे बताओ बेटे, एस लिमिटेड की भी तो आएगी। हाँ, यहाँ पर फिक्स है, एस लिमिटेड की भी तो आएगी। हाँ, अब हम लाइन बाय लाइन जोड़ने चले। पहले देखो हमने सारी बैलेंस शीट उतार ली। हाँ, इन्वेस्टमेंट के अलावा अब इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख लिख दो तो मेरी पुरानी बैलेंस शीट बन जाएगी। अगर मैं इस 2.5 लाख के इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख रुपए, तो पता है बेटे मेरे पुरानी बैलेंस शीट बनकर तैयार हो जाएगी। मेरे को कोई पुरानी बैलेंस शीट थोड़ा बनानी है, वो इंडिविजुअल बैलेंस शीट तो बनी हुई है। मेरे को यहाँ पर करना है कंसोलिडेशन, जिसमें दोनों को जोड़ के दिखाऊंगा। तो बेटे ऐसे केस में मैं सब्सिडरी कंपनी वाली फिक्स एसेट्स को अपनी फिक्स एसेट्स में जोड़ रहा हूँ,
इन्वेस्टमेंट के बजाय हम लोग क्या करेंगे, ये लिखना शुरू करेंगे। उस नेट एसेट्स को हम यहाँ पे उतार देंगे। फिक्स एसेट्स कितने की है जी, 3 लाख की। करंट एसेट्स कितने की है जी, 1 लाख रुपए की। ठीक है, लायबिलिटी कितने की है, 1.5 लाख रुपए की। यानी कि 5.5 लाख रुपए की हमारी ओवरऑल बिजनेस में लायबिलिटी हो गई। ओवरऑल जो बिजनेस में 3 लाख रुपए की असेट्स है, यहां पर बात करूं तो मैं यहां पर बात करूंगा ध्यान से बेटा, यहां पर 3 और 10 कितने हो गए, 13 लाख। तो देखा जाए तो ओवरऑल बिजनेस जो मैं देखूं, दोनों बिजनेस को जोड़ करके देखूं, तो जो बिजनेस के मालिक हैं, जो होल्डिंग और सब्सिडी दोनों पे होल्ड करके रखे हैं, वो बिजनेस के मालिक की वर्थ कितनी है ओवरऑल देखा जाए तो मैं इनका टोटल करता हूं बेटा जी। देखा जाए तो ओवरऑल वर्थ बेटे 16 लाख रुपए की है इनकी। बोलो है कि नहीं, है ना, कितना सिंपल। देखा जाए तो ओवरऑल 16 लाख रुपए की वर्थ है। तो पहला हमारा एग्जांपल था जहां पर हमने देखा कि भाई होल्डिंग और सब्सिडी, क्या कहा मैंने, होल्डिंग और सब्सिडी किसे कहते हैं, और होल्डिंग और सब्सिडी के अंदर जो अपनी अलग अलग इनकी बैलेंस शीट है, मैं अगर उनको जोड़ दूं, होल्डिंग के लिए जिम्मेदारी बनती है कि वो एक एक्स्ट्रा अपनी एक्स्ट्रा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, जिसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है, और उसको एक एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग करनी होती है, दोनों को जोड़ करके दिखाना होता है। जोड़ने का तरीका AS21 बता रहा है अकाउंटिंग के लिए कि कैसे जोड़ते हैं। उसने साफ साफ कहा लाइन बाय लाइन, एक एक चीज आइटम बाय आइटम जोड़ते चलो। जैसे फिक्स एसेट्स होल्डिंग की है, उसके साथ में सब्सिडी कंपनी से आई हुई फिक्स एसेट जोड़ दी। करंट एसेट्स है, उसमें होल्डिंग ने क्या किया, सब्सिडी से आई हुई करंट एसेट्स को जोड़ दिया। मेरी बात समझ पा रहे हैं आपकी नहीं, पक्का मैं चलूं आगे, आइए जरा। ऐसी बेटे लायबिलिटी में लायबिलिटी जोड़ दी, और यहाँ पर कोई भी गुडविल या कैपिटल से कुछ भी नहीं आया, तो हमने उसको नहीं लिखा। आइए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, एक छोटी सी बात, आइए जरा। ये तो हमारा एग्जांपल नंबर 1। एक एग्जांपल हम लोग और करते हैं, आइए फिर हम क्लास को ओवर करेंगे। मुझे पहले यहां तक बात बताओ, क्या एग्जांपल नंबर 1 ओके है, प्लीज मुझे बताना, क्या एग्जांपल नंबर 1 ओके है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है एग्जांपल नंबर 1 में। अब हम लोग करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 2, प्लीज लिखें ओके और नोट ओके। आइए जी, एग्जाम्पल नंबर 2, कोई जल्दबाजी मत करना, बड़े प्यारे क्वेश्चन है जी। अब की बार मैं दोनों की बैलेंस शीटें एक साथ एक ही छत के नीचे बना रहा हूं। ये इसको वैसे बनाता हूं, वर्टिकल बना देता हूं, क्योंकि आपके हिसाब से तो वर्टिकल ही रहेगा ना एग्जाम में। लो जी, वर्टिकल बनाते हैं। ओके, आइए शुभम बेटा। तो बेटा यहाँ पर कुछ हमें डाटा दे रखा है, बैलेंस शीट दे रखी है। ध्यान रखना मैं बहुत धीरे धीरे लेके चलूंगा, तो आप घबराइएगा नहीं, परेशान मत होइएगा कि सर इतना धीरे धीरे क्यों लेके चल रहे हैं। आसान है, लेकिन आसान तरीके से करेंगे तो। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2000, हमारे एग्जाम में कौन सी डेट आएगी, अभी चल रहा है 2022 मई, तो हमारे एग्जाम में मार्च 2022 आएगी जी। ठीक है जी, तो हम वही डेट डाल के एग्जाम्पल बनाएंगे। 2022 हमारे तो यहाँ पे 2 कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी है। एक तो दे रखी है बेटा यहाँ पर, इधर दे रखी है हमें एच लिमिटेड की बैलेंस शीट, एच लिमिटेड की बैलेंस शीट, और बेटा दूसरा हमें दे रखी है यहाँ पर, दूसरा जो हमें दे रखी है यहाँ पर वो दे रखी है जी एस लिमिटेड, एस लिमिटेड की बैलेंस शीट। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, एच लिमिटेड मतलब होल्डिंग और एस लिमिटेड मतलब सब्सिडियरी। आइए जी, यहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, पार्टिकुलर्स, फिर क्या बेटा आपका इक्विटीज, इक्विटीज एंड
लाइबिलिटीज, और इसके अंदर हमें क्या दे रखा है जी, ए शेयर कैपिटल, क्या दे रखा है बेटा, शेयर कैपिटल दे रखी है हमें। रिजर्व एंड सरप्लस जीरो है, नील है, नील। अभी बड़ा सिंपल सा मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूँ, इवन मैं नोट भी नहीं कुछ ले रहा हूँ, सिंपल है बेटा। तो हमारे यहाँ पर शेयर कैपिटल दे रखी है कितने की, इसकी दे रखी है जी 10,50,000 रुपए की, और जी इसकी जो शेयर कैपिटल है वो है बेटा 2.5 लाख रुपए की। बी पार्ट, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट कभी भी आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। आइए सी पार्ट, हमारी बेटे यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज दे रखी है, नॉन करंट लायबिलिटीज दे रखी है, नॉन करंट लायबिलिटीज, और ये है जी कितने की, ये है बेटे इनकी है 2 लाख रुपए की, और उनकी है बेटा 75,000 रुपए की। इधर डी, इधर है बेटा करंट लायबिलिटीज, और एक काम करते हैं, इनकी ना फिगर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ये 2 लाख ना करके मैं इसको कर लेता हूँ जी 1,20,000, इसको करो बेटा 1,20,000, और करंट लायबिलिटीज को करो 2,80,000, और इसकी जो लायबिलिटी 75,000 से हटा करके इसको करो 20,000, और करंट लायबिलिटीज को करो 1,30,000। लो भाई, ये हमारी बैलेंस शीट बन रही है, ये हमारी इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड। टोटल करोगे तो इसका कितना आ गया 4 लाख, और इसका कितना आ गया 14,50,000। आइए जी अगली बात करते हैं, असेट साइड। आया रखा है क्वेश्चन एग्जाम में, तो तरीके से करना है। मैं पहले सोच के चल रहा हूं कि यहाँ पर 8 से 10 लेक्चर हमारे इस चैप्टर में लगने हैं, ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, बस उसी स्पीड से मैं लेके चलूंगा। ए, सबसे पहली बात है यहाँ पे नॉन करंट असेट्स की, जिसके अंदर हमें दे रखा है बेटा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जो इधर जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है बेटे इनका है 10 लाख का, और उधर जो है उनका है बेटा 3 लाख रुपए का। इसके बाद में बात होती है क्या, नॉन करंट एसेट्स के ही अंदर जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ऐसे ही बेटा यहां पर है इन्वेस्टमेंट्स। क्या है बेटा, इन्वेस्टमेंट्स। तो यहां पर पहले एक हेडिंग डाल लीजिएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, और इसके अंदर लिखा हुआ था कि हमने इन्वेस्टमेंट कहां कर रखे हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट कर रखा है जी, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी कंपनी है ना एस लिमिटेड, एस लिमिटेड, उसके 100% शेयर्स, क्या कहा 100% शेयर्स खरीद रखे हैं। और यहां पर जब इन्वेस्टमेंट किया तो इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया उनके यहाँ पर ये कर रखा है बेटा 3,10,000 रुपए का। कितने का, 3,10,000 रुपए का कर रखा है। आइए यहाँ पर इनके यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, हो सकता है वहां पर भी कोई एसेट्स दे दे, है ना, तो वो भी ध्यान रखना होगा। चलिए बी पार्ट, यहाँ पर बाकी है बेटा करंट असेट्स, करंट असेट्स, जिसके अंदर हमें दे रखा है क्वेश्चन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमें दे रखा है क्वेश्चन में, और इधर है जी कितने का 1,40,000 का,
बेटा उधर है कितने का, 1 लाख का। और कुछ नहीं दे रखा जी बैलेंस शीट में, बस ये दे रखा है। जरा आओ एक बार इसका टोटल करो, इसका टोटल हो गया बेटा 4 लाख। उधर बात करो, 3 और 1 4, 4,50,000, 10 लाख, बेटा ये हो गया हमारा 14,50,000। ये हमारे सामने क्वेश्चन है जी। और क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर consolidated financial statement of H Limited with S Limited। H Limited के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेट कर दीजिए विद S Limited। आइए जी बनाते हैं। अब ऐसे केस में क्या होगा, हम लोग फिर से एक फॉर्मेट खींचेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। सबसे पहली बात बेटे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट होगा, ठीक है जी। हाँ जी, consolidated या consolidated financial statement of H Limited with S Limited। यहां से हमारा आंसर शुरू हो गया, मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूं आंसर। तो सबसे पहले तो बेटे यहाँ पे फॉर्मेट लिख लो। आइए जरा क्या क्या चीजें हैं जी यहाँ पर, पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालो फटाफट से, जल्दी जल्दी करो। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। क्या क्या आएगा जी यहाँ पर, यहाँ पर आएगा जी ए पार्ट शेयर होल्डर्स फंड्स, जिसके अंदर क्या आ रहा है जी हमारा, नोट ना बना के मैं यहीं पे लिख रहा हूं। एक है जी शेयर कैपिटल, दूसरा है जी रिजर्व एंड सरप्लस, बी पार्ट। फिर आएगा जी यहाँ पर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, हाँ जी। वो यहाँ पर नहीं आएगा। सी पार्ट बेटा क्या आएगा बोलो सर, नॉन करंट लायबिलिटीज आएगा सर। और इसके अंदर ना सर, हाँ बेटा बताओ कि सर इसके अंदर एच लिमिटेड का अलग है सर, एस लिमिटेड का अलग है, दोनों को जोड़ करके लिखेगा। अच्छा आपको तो आ गई बात, दोनों को जोड़ करके तब लिखना है। इधर फिर आएगी हमारे क्या, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। और फिर हम आगे बढ़े, ऐसी ही कुछ बात हमारी करंट लायबिलिटीज, ऐसी ही कुछ बात हमारी कहां पे होनी है बेटा, असेट साइड भी होनी है। आइए तो यहां तक हमारी करंट लायबिलिटीज खत्म हो जाएंगी जी। फिर हमारी यहाँ पे असेट्स की बात शुरू होगी, जो यहाँ पे ओवर हो जाएगी। आइए जी, तो जैसे करंट नॉन करंट लायबिलिटीज की बात हुई, ऐसे बेटा यहाँ पर करंट लायबिलिटीज की बात होगी। एच लिमिटेड और बेटा एस लिमिटेड दोनों को जोड़ दिया जाएगा, इनकी करंट लायबिलिटीज बाहर आ जाएगी। नेक्स्ट फिर बात चलेगी हमारी किसकी बोलो सर, फिर चलेगी बात हमारी असेट साइड। हेडिंग डाल देंगे हम लोग बैलेंस शीट में असेट्स। जिसके अंदर सबसे पहले बात होगी हमारी किसकी, नॉन करंट असेट्स की। किसकी बात होगी, नॉन करंट असेट्स की, जिसके अंदर क्या होंगे जी,
एक तो जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है ना, और अगर गुडविल आई क्वेश्चन में तो गुडविल कैपिटलाइज रहा तो वरना फिर उधर जाएगा, ठीक है। और तो कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट तो लिखे नहीं जाएंगे यहाँ पर, ठीक है जी। तो यानी कि अब तो बात यहाँ पर रह जाएगी किसकी, सीधा सीधा करंट असेट्स की। अच्छा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जरा डिटेल तो लिखेंगे कि कितनी है इसमें एच लिमिटेड वाली और कितनी है इसमें एस लिमिटेड वाली। फिर बात आएगी यहाँ पर बी, क्या, करंट असेट्स। एक है बेटा इसमें एच लिमिटेड, दूसरा है इसमें एस लिमिटेड, दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में लेके जाएंगे जी। इन्वेस्टमेंट लिखे नहीं जाएंगे जी। मैं चाहता हूं कि आप एक बार कोशिश करो इसकी, और अगली क्लास में मैं इस क्वेश्चन को कराऊं। मुझे पता है आप कर सकते हो, और मजा ही तब है जब एक बार आप इसकी कोशिश करो और नेक्स्ट क्लास में इसको कराऊं। ध्यान रखना यहाँ पर गुडविल आएगी। एक हल्का सा हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे जब आप नेट एसेस लोगे, नेट एसेस घटाओगे, तो पता है बेटे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितने का है, 3,10,000। 3,10,000 आपने इन्वेस्ट किए, सामने वाले की कैपिटल कितनी की है, सिर्फ कैपिटल रिजर्व कितने का है, 2.5 लाख का। तो देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी 3,10,000 में से घटाओ 2.5 लाख, कितना, 50 और 10, 60,000। 60,000 रुपये की बेटे यहाँ पे क्या आएगी, गुडविल आएगी, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि चैप्टर शुरू में कभी भी आप पे बर्डन, शुरू में क्या लास्ट में भी आप पे कभी बर्डन बने, इसलिए मैं भी क्लास ओवर करना चाह रहा हूँ। तो आप एक बार ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से शुरुआत करूंगा और हमारी कहानी यहीं से आगे बढ़ेगी विद न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चलिए तो मैं क्लास ओवर करता हूँ, ओके बाय बाय। 6,000 की नहीं बेटे, 60,000 की शुभम, शायद तुम, हाँ 60,000, वेरी गुड, ये हुई ना बात, शाबाश। और उसको हम कहाँ लिखेंगे, नॉन करंट एसेट्स में लिखेंगे, ठीक है शुभम। तो अगली क्लास में मिलते हैं, ट्राई करो, तुम मुझे पता है कर सकते हो। मजा तब है जब एक बार खुद करो और फिर मैं करूंगा यहाँ पर, ठीक है। फिर नए नए एग्जाम्पल करेंगे और पता भी नहीं चलेगा कब मेरे को चैप्टर खत्म हो गया। ओके बाय बाय।